हेलो एवरीवन, माय सेल्फ जय शर्मा। स्वागत है मैथ सर्च की एक और नई क्लास में, जिसके अंदर आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनके मैनेजमेंट और इन सब के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम कि एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। एंडोक्राइन सिस्टम वो ऑर्गन होता है, वो ऑर्गन सिस्टम होता है जिसके अंदर हम जितने भी ग्लैंड्स वगैरह हैं उनसे सिक्रेटेड जितने भी हॉर्मोन्स वगैरह हैं उनकी स्टडी करते हैं। उसके रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, वो डिसऑर्डर्स जो है वो क्या आ जाते हैं, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। और ये चीज ध्यान रखना कि टोटल जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर टोटल 8 एंडोक्राइन सिस्टम सेम सिमिलर होते हैं मेल और फीमेल में। एक ऑर्गन जो है वो अलग अलग होता है, तो इस हिसाब से एंडोक्राइन सिस्टम में कितने ग्लैंड्स हुए, टोटल 10। 8 तो दोनों में कॉमन है और एक एक अलग है, यानी 9 10। तो जो अलग अलग है वो है टेस्टिस एंड ओवरीज, जो मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट करती हैं। बाकी सारे जो हॉर्मोन्स है, जितने भी एंजाइम्स वगैरह सीक्रेट्स, सॉरी ग्लैंड्स है, वो सारी सेम है ना, सारी ग्लैंड सेम है। 8 ग्लैंड्स होती हैं जो दोनों के अंदर कॉमन होती है। 2 ग्लैंड्स होती है जो कि एक टेस्टिस मेल में होती है और एक ओवरीज जो फीमेल में होती है। और यही जो है मेल को फीमेल से डिफरेंशिएट करता है। बाकी हमारे टोटल अगर आए तो ध्यान रखना 10 होते हैं। लेट्स स्टार्ट टू आवर फर्स्ट स्लाइड। सबसे पहले जो डिसऑर्डर आता है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर्स आते हैं, जिसके अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइपोसिक्रेशन, यानी कि कम सिक्रेट होगा अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा हार्मोन, तो उस पिट्यूटरी ग्लैंड का सिक्रेशन कम होगा तो क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। डार्फिज्म का मतलब क्या होता है, पिट्यूटरी डार्फिज्म का मतलब होता है जो पूर्णापन होता है, जो कि बिल्कुल हाइट, जिनकी शॉर्ट हाइटेड रह जाती है वो। देन आता है डायबिटीज इंसिपिडस। ध्यान रखना यहाँ डायबिटीज मेलाइटस नहीं लिखा है, डायबिटीज insipidus. There are two different terms and they have different meaning. देन हमारा सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट सिक्रेशन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन का जो सिक्रेशन है वो इनएप्रोप्रिएट होगा तो उससे जो सिंड्रोम लिख लेगा वो। सबसे पहले आता है हाइपोसिक्रेशन, जिसको हम हाइपोपिट्यूटरिज्म भी कहते हैं। When the secretion of one or more anterior pituitary gland hormone is less than normal, then this condition is known as hypopituitarism। यानी कि एक या एक से ज्यादा जो हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलती हैं उनमें अगर कमी हो जाती है, उनके नॉर्मल वैल्यू से वो कम सिक्रेट करती है, दैट इज कंसिडर्ड एज हाइपोपिट्यूटरिज्म। देन इसके बाद में आ जाता है हमारे किस किस कारण से हो सकती है। या तो हेड में किसी प्रकार से इंजरी हो गई है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के एरिया को अल्टर कर देगी, या फिर ट्यूमर वगैरह किसी प्रकार से आ जाता है पेशेंट के पिट्यूटरी ग्लैंड में या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है टू पार्ट्स, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। तो ब्रेन के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो हमारी मौजूद होती है। देन तीसरा आ सकता है क्रेनियोफेरिंजियोमा, यानी फेरिंग्स की वजह से हुआ कैंसर मेटास्टेसिस करके आपके क्रेनियम एरिया में चला गया। दैट कंडीशन इज नोन एज क्रेनियोफेरिंजियोमा। देन इसके अलावा फिर आता है पोस्टपार्टम नेक्रोसिस। पोस्टपार्टम नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, पोस्टपार्टम नेक्रोसिस मीन्स यानी कि जो फीमेल्स होती हैं, जो डिलीवरी के बाद अगर उनके इधर ब्रेन के अंदर किसी प्रकार का कोई नेक्रोटिक लीजन होता है, दैट इज कंसिडर्ड एज पोस्टपार्टम नेक्रोसिस। देन आता है हमारे रेडिएशन थेरेपी। देन आता है इसके अंदर सार्कोइडियोसिस। देन आता है ट्यूबरक्लोसिस। देन आता है हिस्टोसाइटोसिस एक्स, या फिर देन इसके अलावा कौन कौन से कोज हो सकता है, लिम्फोसाइटिक हाइपोफाइसिस फाइसिटिस। ये मैं भूल गया, इसका मैं आपको कल वापस से इसका मतलब बताऊंगा। मैं याद करके आया था, मुझे पता था इसका मतलब, लेकिन आई कांट रिमेम्बर। लिम्फोटिक से ही लिम्फेटिक जो वेसल्स है उसी से रिलेटेड है। मेक श्योर मुझे, हाँ ये कल मैं आपको पूरा इसका टर्म बताऊंगा। देन इसके अलावा आता है ऑटो इम्यून डिजीज। देन आता है मेनिंजाइटिस, एनकेफेलाइटिस और कंजेनाइटल डिफेक्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, यानी हाइपोथैलेमस में किसी प्रकार से कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट हो जाता है तो उसकी वजह से जो डिजीज होती है दैट इज कंसिडर्ड एज कंजेनाइटल डिफेक्ट ऑफ हाइपोथैलेमस। देन इसके अलावा हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। ग्रोथ हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और लास्ट में है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये पांचों जो हार्मोन होते हैं वो क्या हो जाते हैं हमारे इसके अंदर, उसकी कमी हो जाती है, दैट इज कंसिडर्ड एज
दैट इज कंसिडर्ड एज आवर क्लिनिकल फीचर्स। और ये क्या है, ड्यूरिंग हाइपोपिट्यूटरिज्म द सिक्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन इज अफेक्टेड। ये जो है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं वो सारे अफेक्टेड होते हैं। हम आप देख सकते हैं कौन कौन से पिट्यूटरी से निकलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, हमारी सबसे पहले डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ड्रॉफिज्म यानी बोनापन रह जाता है, बच्चे की जो हाइट है वो बढ़ नहीं पाती है। इन द चिल्ड्रन द डेफिशिएंसी ऑफ द ग्रोथ हार्मोन कॉजेज द ड्रॉफिज्म एंड द लॉस ऑफ मसल मास। मसल मास के अंदर भी लॉस हो जाता है, दैट इज कंसिडर्ड एज डेफिशिएंसी ऑफ जीएच। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का अगर सिक्रीशन नहीं होगा अच्छे से, देन उसकी उनकी डेफिशिएंसी हो जाएंगी। तो क्या क्या हो सकता है, इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है किसी प्रकार से वो फर्टिलाइज करने के अंदर असमर्थ होगा। दूसरा आ जाता है लॉस ऑफ लिबिडो। लिबिडो का मतलब होता है उसको सेक्सुअल एक्टिविटीज के अंदर किसी प्रकार से कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। तीसरा आता है ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया का मतलब क्या हो जाता है कि शॉर्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, दैट इज कंसिडर्ड एज ओलिगोमेनोरिया। देन आता है एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब हो जाता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। देन इसके अलावा आता है हमारे गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया जो होता है ये कंसिडर्ड होता है मेल के अंदर, जिसके अंदर क्या हो जाता है कि उनके जो चेस्ट है उनकी साइज में बढ़ के एज अ ब्रेस्ट रिजेंबल होते हैं वो। देखा होता है वो मेल जो होता है उसके जो चेस्ट होता है वो एकदम से फीमेल की तरह प्रोट्रूड हो जाते हैं, एकदम से एक्सटेंड हो जाते हैं। देन इसके अलावा फिर आता है हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस, मेल के अंदर डिक्रीज हो जाएंगे। एक्सिलरी और जो प्यूबिक हेयर्स होते हैं वो भी उनके डिक्रीज हो मतलब नॉर्मल से जो है वो क्या हो जाता है, लेस हो जाते हैं। इसके अलावा हमारी इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखने को मिलता है मेल्स के अंदर। ये सारी जो है चीजें हमारी दोनों कारण कमी के कारण देखने को। देन इसके बाद में आता है एसीटीएच। एसीटीएच का मतलब क्या हो जाता है कि एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की कमी के कारण क्या क्या हो सकता है, तो डेट आर नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, मसल वीकनेस, वास्टिंग। इसके अलावा डायरिया भी हो सकता है। उसको हाइपोग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज का जो लेवल होता है बॉडी के अंदर ब्लड के सीरम में वो कम हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। पोस्टुरल हाइपोटेंशन हो सकता है। स्किन पिगमेंटेशन और इसके अलावा लिस्टलेसनेस और फटीग भी आपको देखने को मिलती है। रेस्टलेस, है ना, रेस्टलेसनेस और फटीग भी आपको देखने को मिलती है। ये सारी जो है हमारे इसके क्या कहते हैं, इस सबसे हमारे को क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। और हाँ, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वर्ड जो अभी हमने थोड़ी देर पहले जिसके अंदर हम अटके थे, इसका मतलब होता है लिम्फोसाइटिक हाइपोफाइसाइटिस, जिसमें क्या होता है कि लिम्फेटिक जो लिम्फोसाइटिक जो इन्फ्लामेशन होता है हमारे, इन्फ्लामेशन एंड इनफिल्ट्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ड्यू टू लिम्फोटिक्स। ठीक है, ये होता है हमारा इसका मतलब, जिसके अंदर क्या हो जाता है, हेडेक हो सकता है, विजुअल डिस्टरबेंस हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो इन्फ्लामेशन कहीं पे भी होगा तो हार्मोन की डेफिशिएंसी क्रिएट कर देगा। तो ठीक है, हमेशा फिल्टर पिट्यूटरी है ना, ये पिट्यूटरी है। ये होता है इसका मतलब, आप लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में, उस समय मुझे याद नहीं आया तो उसके लिए। देन हम बात करते हैं वापस से हमारी नेक्स्ट तो थी, नेक्स्ट हम बात करते हैं टीएसएस यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की डेफिशिएंसी के कारण क्या क्या हो सकता है। तो इसके अंदर क्या क्या हो सकता है कि क्या क्या फीचर्स आपको क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। सीवियर हाइपोफाइसिस पिट्यूटरिज्म को अगर आप ट्रीट नहीं करते हो तो उसके वजह से पेशेंट कोमा में भी चला जाता है। तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, कोमेटोस ड्यू टू किसकी वजह से, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से, हाइपोथर्मिया की वजह से और वाटर इंटॉक्सिकेशन की वजह से। देन इसके बाद में आ जाता है, हमें डायग्नोसिस देखते हैं तो चेस्ट एक्सरे होता है, एमआरआई होता है, सीटी स्कैन होता है, ब्लड टेस्ट होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजों से हम डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अलावा क्लिनिकल फीचर से हम उसके ड्रॉपिज्म का पता लगा सकते हैं। देन इसके अलावा द एस्टिमेशन ऑफ द सीरम लेवल
ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन का जो सीरम लेवल है उसका पता लगा सकते हैं, और हाइपर पिट्यूटरिज्म से का ये हम सब पता लगा सकते हैं। देन इसके बाद में आ जाता है मेडिकल मैनेजमेंट। कैसे करोगे मेडिकल मैनेजमेंट? तो इसके अंदर सबसे पहले आ जाती है हार्मोनल रिप्लेसमेंट, जिसमें आ जाता है हमारे ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से। इसके अलावा थायराइड रिप्लेसमेंट, जिसमें इन केस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ द थायराइड स्टिमुलेटिंग थायरोक्सिन 0.1 to 0.15 mg पर इज गिवन डेली। कोर्टिसोल रिप्लेसमेंट, जिसके अंदर आ जाता है इन केस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ द एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन द कोर्टिसोल इज एडमिनिस्टर्ड। The sexual hormone replacement is in case of gonadotropin deficiency. Sex hormone replacement therapy is used for maintaining the normal sexual functions. इसके अंदर कौन कौन सी हम दे सकते हैं? देखो सबसे पहले बात करते हैं क्यों है, क्योंकि ये एंडोक्राइन सिस्टम है तो हार्मोनल थेरेपी रिप्लेसमेंट तो होगा ही होगा। हर एक के अंदर हमारे को कुछ याद ना है ना, तो खाली ये भी लिख के आ सकते हो आपकी हार्मोनल थेरेपी आर गिवन टू द पेशेंट, क्योंकि हर एक पेशेंट एंडोक्राइन के सिस्टम में अगर किसी प्रकार से डिजीज होगी तो हार्मोन डगमगाएंगे, और वो हार्मोन डगमगाएंगे तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे ये सारी चीजें देखने को मिलती है। देन इसके अंदर हम बात करते हैं, सबसे पहले आता है हमारे जीएच, जिसका मतलब क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से। दूसरा आ जाता है हमारा थायराइड रिप्लेसमेंट। इन केस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायरोक्सिन 0.1 to 0.15 mg पर इज गिवन डेली। यानी थायराइड रिप्लेसमेंट के अंदर क्या देंगे? 0.1 से लेके 0.15 mg पर डेल, सॉरी नॉट डेल पर, हम जो क्या देंगे? mg देंगे, क्या थायरोक्सिन देंगे हम डेली उसको, डेली बेसिस पे। इसके अलावा कोर्टिसोल की एडमिनिस्टर करेंगे, जिसको हम कोर्टिसोल रिप्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। सेक्स हार्मोन की कमी के कारण हम क्या करेंगे? सेक्सुअल डिसफंक्शन का नॉर्मल फंक्शन मेंटेन रखने के लिए हम वहाँ पे हार्मोनल थेरेपी देंगे, जिसमें टेस्टोस्टेरोन थेरेपी हो गई। इसके अलावा इथाइलिन जो ऑस्ट्रेडियल होती है, जो कि एस्ट्रोजन थेरेपी के अंदर आती है। एस्ट्रोडियोल लिख रखा है, डायोल, यानी कौन सा वाला? एस्ट्रोजन 2 देंगे, इसमें एस्ट्रोजन 2 देंगे। कौन सा? E2। चार तरह के होते हैं, E1, E2, E3, E4, जिसमें से कौन सा वाला देंगे? जहाँ लिखा हुआ है डाई, डाई यानी दो, दो वाला जो, यानी कि E2 यानी एस्ट्रोजन 2 हम देंगे इसको। इसके बाद में हम क्या देंगे इसको? मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, जो प्रोजेस्टेरोन थेरेपी के अंतर्गत आती है। और ह्यूमन कॉर्टिको गोनेडो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन HCG का लेवल भी जो है वो मेंटेन रखेंगे, जो कि फीमेल्स के अंदर एमनोरिया की कंडीशंस को ठीक करेंगी। देन इसके बाद में आ जाती है हमारी ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कॉजेज। क्या क्या कॉजेज होंगे अंडरलाइंग कॉजेज? इफ द प्रॉब्लम ऑफ द पिट्यूटरीज अकर ड्यू टू द मेनिंजाइटिस, ब्रेन ट्यूमर, ट्यूबरकुलोसिस, यानी मेनिंजाइटिस, ब्रेन ट्यूमर, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हुई है ये डिजीज, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? उनको उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रीट करेंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। ये किसकी वजह से हो सकता है? नॉन प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है? हेड इंजरी की वजह से भी ये चीजें हो सकती है। दिस शुड बी ट्रीटेड, इनको हमको ट्रीट करना होता है। देन इसके बाद में आ जाती है मैनेजमेंट के बात करते हैं, क्या क्या मैनेजमेंट देना होता है? तो जनरल हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट, सीवियरिटी ऑफ क्लिनिकल फीचर्स, इसके अलावा एनी अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ डिजीज, एंजाइटी लेवल, नॉलेज रिगार्डिंग टू द डिजीज प्रोसेस, ये सही चीजें हमको असेस करनी है। 5R का रूल लगाना है, ड्रग के साइड इफेक्ट को मॉनिटर करना है, पेशेंट को डिजीज के प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी साइन सिम्टम है, कॉजेस है, क्या क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, ये सारा ट्रीटमेंट प्रोग्नोसिस, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। और लास्ट में क्या करना है? वेल बैलेंस डाइट के साथ में एडिक्वेट पर्सनल और एनवायरमेंटल हाइजीन मेंटेन करना। इसके अलावा हम क्या देखते हैं? हाइपर सिक्रेशन। अब आ जाता है हमारा हाइपर सिक्रेशन का मतलब क्या हो जाता है? हाइपर सिक्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? व्हेन द सिक्रेशन ऑफ द वन और मोर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन मोर देन नॉर्मल, देन दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपर सिक्रेशन। यानी कि हाइपर सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी का मतलब क्या होता है कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का जो हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो जितने भी हार्मोन है उनका सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है, और इस कंडीशन को, पिछली वाली को तो आपने हाइपरपिट्यूटरिज्म में कह दिया, इस हाइपरपिट्यूटरिज्म में कह देंगे। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द हाइपरपिट्यूटरिज्म देयर इज द सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड द प्रोलैक्टिन, यानी कि इसके अंदर क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जांपल जो है हम जानते हैं द ग्रेट खली, जो कि रेसलर है खली। उनकी हाइट इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि उनको एक डिजीज है जिसका नाम क्या है? हाइपरपिट्यूटरिज्म, यानी कि एज से भी ज्यादा और ज्यादातर दिखता है। और उसमें भी कौन सा है उनको? उनको है जाइंटिज्म।
जाइंट, जाइंट का मतलब हम सब जानते हैं लार्ज, है ना, तो जाइंटिज्म है। तो इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, इसके कोजेस क्या क्या हो सकते हैं, तो हाइपरपिट्यूटरिज्म जो है वो किस कंडीशन में हो सकता है, जाइंटिज्म में हो सकता है। एक्रोमिगेली, एक्रोमिगेली का मतलब है ब्रेन का बढ़ जाना, उसका माथा ऐसा लंबा चौड़ा दिखता है, इंसान तो आपको दिखेगा कैसा, लेकिन उसका जो फेस है ना वो आपको दिखेगा ऐसा, ये इंसान है, ये उसका जो शरीर होगा वो आपको छोटा सा दिखेगा, लेकिन उसका सर जो है आपको बहुत बड़ा दिखेगा, ठीक है। दिस कंडीशन इज नोन एज एक्रोमेगाली। यानी इसके बाद में हम देखते हैं हाइपर प्रोलेक्टेनिमिया, यानी प्रोलेक्टिन की कमी किसके अंदर हो जाएगी, हमारे ज्यादा किसके अंदर बढ़ जाएगा प्रोलेक्टिन का लेवल, ब्लड के अंदर। देन इसके अलावा हाइपर थायरोडिज्म हो सकता है और कशिंग सिंड्रोम हो सकता है। ये सारी जो है हमारे इसके कॉजेज हैं। देन इसके बाद में सबसे पहले हम बात करते हैं जाइंटिज्म की। जाइंटिज्म का मतलब क्या होता है कि ये किस वजह से होता है, बच्चों के अंदर ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन का बढ़ने के कारण होता है। और इसके जो हम अगर देखते हैं क्या क्या डिसऑर्डर में क्या क्या होता है, तो हमें जो एपिफाइजल प्लेट होती है, यानी कि एक इंसान की जो एपिफाइजल कार्टिलेज होती है, लॉन्ग क्या कहती है, जो कि हमारे बोन को लंबा करने के लिए काम में आती है। हाइट किस वजह से बढ़ती है, क्यों, क्योंकि उसके बीच में जो एपिफाइजल प्लेट्स होती हैं, हमारी जो बॉडी के अंदर जो बोन्स है उसकी जो एपिफाइजल प्लेट्स होती हैं, वो क्या हो जाती है, वो हमारी वो हो जाती है, स्टिल ग्रो करती रहती है, यानी कि 18 साल के बाद भी उनकी हाइट बढ़ती रहती है। दैट इज कंसिडर्ड एज द एपिफाइजल कार्टिलेज, जो है उसके बढ़ता है, और इसको ही हम जाइंटिज्म कहते हैं। और इसके अंदर बच्चे की जो साइड है वो बहुत जाइंट हो जाती है। इसके अलावा उसकी हाइट जो होती है वो 0.2 से लेकर 2.25 मीटर तक लंबा हो जाता है। देन इसके बाद में आ जाती है दूसरे नंबर पे एक्रोमिगेली। एक्रोमिगेली का मतलब क्या होता है, हाइपर सिक्रेशन ड्यू टू द अडल्ट। अडल्ट के अंदर क्या हो जाता है, ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन हो जाता है। द हाइपर सिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन अकर आफ्टर द क्लासिफिकेशन ऑफ द बोन हैज कंप्लीटेड एक्रोमेगेली अपीयर इन द अडल्ट। अडल्ट के अंदर जो है एक्रोमेगेली हो जाता है। ये चीज हमने देख ली है। साइंटिज्म बचपन से ही होता है, एक्रोमेगेली बड़े होने के बाद होता है। इसके क्लिनिकल फीचर जो होती है इसमें क्या हो जाता है, हैंड्स और फीट जो होती है वो बहुत लार्ज हो जाता है, ठीक है। हमने शॉर्ट देख लिया, इसके अंदर लार्ज हो जाता है, मतलब वो लंबा बहुत ज्यादा हो जाता है। और एनलार्ज्ड टंग, उसकी टंग भी जो है वो बहुत लंबी होती है। इसके अलावा उसके जोस जो होते हैं वो बहुत, लोअर जो के जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाती है। लेकिन फिर भी उसकी बॉडी कितनी भी बड़े, उसका मुंह उससे ज्यादा बड़ा होगा, उसी को हम कहते हैं, ठीक है। वो अभी इस ब्लैक बोर्ड पर तो पूरा मैं कैसे बनाता हूँ उतना ही बनाया था। देन इसके बाद में वेट गेन हुआ, डिप्रेशन हुआ, विजुअल प्रॉब्लम्स आ सकती थी, पेरास्थेशिया की कंडीशन भी हमको उसमें देखने को मिलती है। देन इसके अलावा कैसे आप देख सकते हो, तो स्कल का एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई एग्जामिनेशन कराना ही है। इसके अलावा एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो क्या है, ग्रोथ हार्मोन के लेवल का एस्टिमेट। देन इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे जो मैनेजमेंट है उसकी। तो क्या क्या मैनेजमेंट होता है इसके अंदर, मेडिकल मैनेजमेंट देंगे हम, ब्रोमोक्रिप्टिन देंगे, जो कि क्या करेगी, एक लॉन्ग एक्टिंग डोपामिन एगोनिस्ट है, जो कि ग्रोथ हार्मोन के लेवल को डिक्रीज कर देगी। इसके अलावा एक्सटर्नल रेडियोग्राफी करेंगे। इसके अलावा लॉन्ग एक्टिंग एनालोगस ऑफ सोमेटोस्टेसिन या स्टेटिन देंगे, यानी कि क्या देंगे, लॉन्ग एक्टिंग सोमेटोस्टेटिन देंगे, जिसका एग्जाम्पल हमारे को दे रखा है एक्ट्रोट्रियो एक्ट्रोइटाइड, एक्ट्रोटाइड। देन इसके बाद में सर्जिकल मैनेजमेंट कराएंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ट्रांसपेनोइडल सर्जरी करके उनके जो एडेनोमा है, अगर उसमें जरूरत पड़ी तो एडेनोमा को हम निकाल देंगे। यानी एडेनोमा इन कंडीशन के अंदर हो जाता है कि सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर जो ट्यूमर जैसे फॉर्म हो जाता है, उनको निकाल दिया जाता है। ऐसा मत सोचना कितने लकी हैं वो लोग जो इतने लंबे हैं, वो लंबे हैं तो वो लकी नहीं है, वो मेन चीज उनका ये है कि उनको भी अपनी हाइट से दिक्कत होती है, क्योंकि वो सिर्फ एपिफाइजल फ्लैट बढ़ के वो इतने लंबे थोड़े नहीं दिखते, अंदर जो है ना हार्मोनल एक्सिस के कारण बहुत सारी चीजें होती हैं और बहुत सारा उनको दुख भी झेलना पड़ता है इसके साथ साथ। इसके अलावा क्या क्या करना है, नर्सिंग मैनेजमेंट में असेसमेंट करना है, जनरल हेल्थ स्टेटस का, क्लिनिकल फीचर्स की सीवियरिटी देखनी है, 5 आवर का रूल लगा के हमारे को मेडिसिन देनी है जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। ब्रोमोक्रिप्टिन अगर दोगे तो उसके साइड इफेक्ट हमारे को ध्यान रखने हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट हमारे इसके अंदर हो सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है नूजिया, देन आता है वॉमिटिंग, तीसरा आता है पोस्टरल हाइपोटेंशन। देन इसके बाद में आ जाती है हमारी, अगर इसमें से किसी भी प्रकार का कोई साइन
साइड इफेक्ट अगर प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। लास्ट में अगर जरूरत पड़ती है तो हम रेडिएशन थेरेपी भी पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद में आ जाता है क्लोज ऑब्जर्वेशन करना है पेशेंट का, हर कंडीशन के अंदर साइड इफेक्ट हुए, उसके कॉम्प्लिकेशन हुए, उसके जो रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट हुए, उन सब के रिलेटेड। देन इसके अलावा जो है हमारे को क्या प्रोवाइड करानी है, उसको कोर्स ट्रीटमेंट प्रोग्नोसिस डिजीज की जितनी भी है उसके रिगार्डिंग जितनी इन्फॉर्मेशन है हमारे को पेशेंट को बता देनी है, ताकि उसके मन में किसी प्रकार की कोई घबराहट, एंग्जाइटी या फिर क्या क्वेश्चंस ना रहे। देन इसके अलावा इफ द पेशेंट एंड इज द फैमिली मेंबर्स आस्क एनी क्वेश्चन, अगर पेशेंट और उसके जो फैमिली मेंबर्स है अगर वो किसी प्रकार से कोई क्वेश्चंस पूछते हैं तो हमारे को उसको बहुत ही फ्रेंडली मैनर में सुनना भी है, और उसके साथ साथ में क्या करना है, उसकी चीज का जवाब भी हमारे को देना है। देन इसके बाद में क्या आ जाता है, रीअश्योर द पेशेंट एंड प्रोवाइड द साइकोलॉजिकल सपोर्ट, यानी कि पेशेंट को जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना है, उसको रीअश्योर करना है। देन इसके बाद में आ जाएगा हमारे सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसके अंदर क्या करनी है, हमारे को ट्रांसपेनोइडल सर्जरी करनी है एडिनोमा को रिमूव करने के लिए। देन इसके बाद में हमारे को उसका प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो है उसको प्रोवाइड करवानी है। उसके बाद में हम देखते हैं हाइपरप्रोलेक्टेनिमिया क्या होता है। तो हाइपरप्रोलेक्टेनिमिया का मतलब होता है दिस कंडीशन अराइज ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ प्रोलेक्टिन, प्रोलेक्टिन के हार्मोन का ज्यादा सिक्रेशन होने को ही हम हाइपर सिक्रेशन ऑफ प्रोलेक्टेनिमिया कहते हैं। देन इसके बाद में कोजेज और रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं, जिसमें आ जाती है हमारी क्या क्या, हमारे प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, इंडाइजेशन ऑफ द मेडिकेशन, इंजेक्शन ऑफ मेडिकेशन, क्या क्या मेडिकेशन के इंजेक्शन के कारण हो सकता है, एस्ट्रोजन थेरेपी हुआ, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, oral contraceptive are very dangerous for the body, not regarding to only the हाइपर ये प्रोलेक्टेनिमिया, बट इसके अलावा भी बहुत सारी इसकी वजह से जो है चीजें होने के चांसेस होती हैं। तो मेक श्योर बिफोर डूइंग एनी एक्टिविटी विच लीड्स टू द ओरल कॉन्ट्रासेप्शन, मेक श्योर यू यूज द फिजिकल बैरियर। आई होप यू विल गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देन हेलोपेरिडोल दे सकते हैं हम, क्लोरोप्रोमाजिन दे सकते हैं, क्लोप्रोमेजिन दे सकते हैं, डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड होती है उसके सिक्रेशन को डिक्रीज करने के लिए हम कौन सी देते हैं, मिथाइल रोपा देते हैं, ये चीज का ध्यान रखना। देन पिट्यूटरी ट्यूमर हो सकता है, रीनल फेलियर जो है उसके कारण से ये चीजें हो सकता है। इन सब के कारण से ये चीजें हमारी जो है प्रोलेक्टिनिमिया का लेवल बढ़ जाता है, प्रोलेक्टिन का लेवल। देन इसके बाद में हम क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स इसके अंदर देखते हैं। जब वो मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो गैलेक्टोरिया होता है, यानी एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ द मिल्क, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो बच्चे को जो है एसोसिएटेड नर्सिंग वगैरह नहीं दे पाती है। ठीक है, इसके बाद में एमनोरिया होता है, मेंस्ट्रुअल का एब्सेंस हो जाता है, ओलिगोमेनोरिया हो जाता है, यानी इंटरवल जो होता है दो मेंस्ट्रुअल के बीच का 35 दिन से भी ज्यादा आ जाता है। देन इसके अलावा मेनोरिया हो जाता है, मेनोरिया होता है जिसके अंदर ब्लीडिंग जो है बहुत एक्सेसिव हो जाती है ना। इसके अलावा हमारे क्या आ जाता है, लॉस ऑफ लिबिडो एंड इम्पोर्टेंस इन मेल, मेल के अंदर जो होती है सेक्सुअल अराउजल भी नहीं होता है, उनकी जो सेक्सुअल डिसफंक्शनलिटी होती है उसको हम इम्पोर्टेंस कहते हैं। और इसके अलावा लिबिडो मतलब उनके अंदर सेक्सुअल अराउजल की जो फीलिंग है वही नहीं प्रेजेंट होती है। देन इसके अलावा विजुअल इम्पेयरमेंट, आंखों से दिखना ही बंद हो जाता है, मतलब बहुत धुंधला धुंधला दिखता है, लाइक उनको पास का भी ऐसे करके देखना पड़ता है, तो वो दैट इज वेरी बैड थिंग आई गेस। देन इसके अलावा हेडेक हो सकता है उसके अंदर। देन इसके बाद में क्या ट्रीटमेंट देते हैं हम, तो ब्रोमोक्रिप्टिन होती है। इसके अलावा एक्सटर्नल रेडियोथेरेपी देते हैं, जिसके अलावा हम क्या देते हैं, इसमें एक सर्जरी करते हैं जिसको हम कहते हैं हाइपोफाइसेक्टोमी, यानी हाइपोफाइसेक्टोमी का मतलब वही हो जाता है रिमूवल ऑफ एडिनोमा बाय ट्रांसपेनोइडल सर्जरी। देन इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी पिट्यूटरी डार्फिज्म की, जिसका दूसरा जो नाम होता है वो क्या होता है, हमारे लोरियन लेवी सिंड्रोम होता है। और ये किसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन के कम सीक्रेट होने के कारण होता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर्सन के अंदर, तो वो पर्सन जो होता है वो शॉर्ट हाइटेड होता है। देन इसके अलावा हमारे आ जाता है इन दिस डिसऑर्डर सॉरी, ऑल्दो द बॉडीज पोर्शन आर रिमेन नॉर्मल, बाकी बॉडी के जो पोर्शंस होते हैं वो सारे नॉर्मल ही रहते हैं, लेकिन बस उनके हाइट के अंदर कमी रहती है। इसके अलावा उनमें मेंटल जो डेवलपमेंट होता है वो भी नॉर्मल होता है। देखते हैं हम कि किसी की हाइट छोटी होती है, स्टिल दे आर इंटेलिजेंट, दे आर स्मार्ट इनफ टू हैंडल द सिचुएशन, हैंडल द सर्कमस्टांसेस, तो हाइट डजंट मैटर क्योंकि मेरी भी कम। देन डायबिटीज इंसिपिडस आती है, डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर क्या दे रखा है हमारे कि दिस इज द डायबिटीज इंसिपिडस क्या हो जाता है, दिस डिसऑर्डर अकर ड्यू टू द हाइपर सिक्रेशन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन
दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा सिक्रेटेड जो एडीएच होता है उसकी सिक्रेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे में डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन देखने को मिलती है पेशेंट में। और इसके अलावा जो होता है ये क्या कर देता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो रीनल ट्यूब्यूल द्वारा होता है उसको भी रिड्यूस कर देता है। इसके अलावा पेशेंट के अंदर क्या हो जाता है, यूरिन जो है फ्रिक्वेंटली पास आउट होता है और एक्सेसिव अमाउंट के अंदर ये पास आउट होता है, अंदर ठहरता नहीं है। और ये जो है नेफ्रोजेनिक यानी नेफ्रॉन को भी अफेक्ट करने वाली एक डिजीज है। देन इसके बाद में हम बात करते हैं किस किस कारण हो सकता है, जेनेटिकल फैक्टर्स हो सकता है इसके अंदर हमारे को। दूसरा क्या, हेड इंजरी के कारण, पिट्यूटरी ट्यूमर, सर्जिकल प्रोसीजर। सी ब्रेन एक बहुत वास्ट पार्ट है, इसके एक एक सिस्टम, ये चीज जो दिमाग में लोगों ने बिठा रखी है कि हमारे ब्रेन का तो खाली 5% काम पार्ट काम करता है, कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का तो खाली 10% पार्ट काम किया था, 0.10% काम किया था। नहीं, पूरे ब्रेन के एक एक छोटे से छोटे माइनर एरिया में भी बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है आपकी बॉडी को अच्छे से चलाने के लिए, आपके बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। स्टिल हम कहते हैं कि थोड़ा सा पार्ट, और हम ध्यान ही नहीं रखते, थोड़ा बहुत भी कहीं लग जाती है ना तो वो अंदर से माइक्रो जो वेसल्स होती हैं वो धीरे धीरे कटती हैं, कम होती है, जिसकी वजह से आजकल हमारे को 3 डिजीज बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। एक तो डिमेंशिया, डेलिरियम, और तीसरा जो है वो है अल्जाइमर। यानी छोटी छोटी बातों में कुछ याद ही नहीं था, यहाँ रख के तुम कुछ चीज भूल गए, यहाँ रखी वो भूल गए। तो ब्रेन के अंदर छोटा छोटा डिसऑर्डर्स होते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ छोटा छोटा तार ढीले होते ही रहते हैं। तो उसके लिए हमारे को बहुत ज्यादा मतलब प्रिकॉशंस तो क्या रखे, हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी चाहिए। देन इसके अलावा पिट्यूटरी ट्यूमर हो सकता है सर्जिकल ब्रेन के, क्योंकि ब्रेन के अंदर किसी भी चीज की कमी हुई ना तो वो पूरी बॉडी को हिला देती है। देन सर्जिकल प्रोसीजर ऑन ब्रेन, ब्रेन की कोई भी सर्जरी हुई की तो उसमें भी हमारे को कोई ना कोई अल्टरनेट देखने को मिलता है। क्रेनियोफेरिंजियोमा हो गया, इसके अलावा मेनिंजाइटिस, एनकेफेलाइटिस जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इन्फेक्शंस हो गए। इसके अलावा नेफ्रोजेनिक डायबिटीज होती है, जिसके अंदर हमारे क्या क्या कोज आ सकता है, जिसके अंदर सेक्स लिंक जो एक्सेसिव है, सॉरी सेक्स लिंक रेसेसिव जो जेनेटिकल डेफिशिएंसी है वो डिफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारे को हेवी मेटल्स की पॉइजनिंग देखने को मिलती है, लिथियम थेरेपी। इसके अलावा उसके कारण से हो सकता है हाइपरकैल्सीमिया और हाइपोकैलेमिया के कारण से भी ये हो सकता है। देन इसके बाद में हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं हमारे इसके अंदर। तो पोलीयूरिया, एक्सेसिव यूरिनेशन, पोलीडिप्सिया, एक्सेसिव थ्रस्ट। देन इसके अलावा स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ऑस्मोलैलिटी ऑफ द यूरिन डिक्रीज। इसके अलावा हेडेक आ जाता है, हेडेक के बाद में आ जाता है चेंज इन द मेंटल स्टेटस, ब्रेकिकार्डिया, पोस्टरल हाइपरटेंशन। इसके अलावा हमारे ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, ये सारे इसके क्लिनिकल फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं। देन इसके बाद में आ जाता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या क्या करा सकते हो आप, तो एस्टिमेशन ऑफ द प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी एंड यूरिन और जो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी होती है उसका एस्टिमेशन करा सकते हो। सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल की जो है ऑस्मोलैरिटी लेवल चेक कर सकते हो। इसके अलावा क्लिनिकल फीचर ऑफ द पेशेंट हम देख सकते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, कौन कौन सी, सीएसएफ का इन्वेस्टिगेशन, सीटी स्कैन, एमआरआई। मतलब सीएसएफ के थ्रू हमारे को पता चल जाएगा ना कि पेशेंट के अंदर ग्लूकोज का लेवल, जब भी डायबिटीज की कंडीशन होगी सीएसएफ के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये चीज ध्यान रखना। देन इसके बाद में आ जाता है हमारे मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या आ जाता है हमारे, कि द लॉन्ग एक्टिंग एनाबोलस ऑफ द वेसोप्रिन एंड डेस्मोप्रेसिन, ये दो कंडीशंस ये दो मेडिकेशंस आप दे सकते हैं। इसके अलावा वेसोप्रेसिन टेनेट दे सकते हैं, जिसके अंदर क्या हो जाता है, टेनेट कौन सा, इसको दूसरे नाम से जानते हैं, पेट्रेसिन के नाम से भी जानते हैं हम। इसके अलावा क्लोरोप्रोमेज़ाइड दे सकता है, कार्बामेज़ेपाइड दे सकता है। देन इसके बाद में हम बात करते हैं सर्जिकल के मैनेजमेंट की, तो क्या करेंगे, हाइपोफेस्फेक्टोमी करेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं इसके मैनेजमेंट सारे के सारे सेम है, बस ड्राई म्यूकस, ड्राई स्किन, और तीसरा जो स्किन टर्गर। स्किन टर्गर का मतलब मैंने कितनी बार बता रखा है, ये स्किन है, इसको मैं खींचा वापस से छोड़ दिया। अगर वो जल्दी से चला जाता है दैट मीन्स कि हमारे बॉडी के अंदर जो है स्किन टर्गिटी नहीं है, और अगर ये होता है तो टर्गर है, स्किन टर्गरनेस हमारे को देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाती है, हमारी डिक्रीज हो जाती है स्किन टर्गर। देन इसके अलावा हमारे यूरिन का अमाउंट भी डिक्रीज होता है, फटीग वगैरह ये सारे क्लिनिकल फीचर्स देखने। इसके अलावा हमारे को एस्टिमेशन करना है, एस्टिमेशन सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल, जिसके अंदर पेशेंट का वेट, उसके एंग्जाइटी लेवल, उसके नॉलेज वगैरह सबको हमको एसेस करना है। देन मेंटेन द इनटेक आउटपुट चार्ट, पेशेंट का जो इनटेक और आउटपुट चार्ट है उसको मेंटेन करना है। एडमिनिस्ट्रेट करनी है सारी मेडिकेशंस को 5R का रूल लगा के, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस देखना है, डिजीज प्रिकॉशंस रखनी है।
इसके अलावा मेंटल स्टेटस के अंदर हमारे को पेशेंट की जांच करती रहनी है कि उसके अल्टर ना हो जाए। फूड आइटम और ड्रिंक आइटम जो है उसको पेशेंट को यूज़ करने के लिए ज़्यादा मना करना होता है, क्योंकि वो खुद को इंक्रीज़ करता है तो उसको डिक्रीज़ करवाना है हमारे को। इसके अलावा फिर क्या करना है, पेशेंट को इन्फॉर्मेशन इन फैमिली मेंबर रिगार्डिंग द पोस्ट ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोसिस, पोस्ट ट्रीटमेंट और प्रोग्नोसिस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देनी है। रीअश्योर द पेशेंट टू प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है पेशेंट। देन इसके बाद में करता है एडमिनिस्टर्ड द नर्सिंग मैनेजमेंट। क्या करेंगे, सर्जिकल पेशेंट का जनरल स्टेटस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेन इन इंसिजन साइट, जहाँ पे कट लगा है वहाँ पे पेन को देखना है। इसके अलावा एनाल्जेसिक ड्रग्स जो है पेशेंट को डॉक्टर के द्वारा दी गई है, उसको पेन रिलीफ के लिए वो आपको प्रोवाइड करानी है। इसके अलावा इनिशियल नर्सिंग केयर प्रोवाइड करानी है पेशेंट को आफ्टर द हाइपोफोस्फेक्टमी। फोस्फेक्टमी के अंदर जिसमें क्या आ जाती है, क्रेनियोटमी केयर हो जाती है, विच हैज बीन डिस्कस लेटर, जिसको हम क्या डिस्कस करेंगे लेटर। हमने पहले उसको पढ़ रखी थी कि क्रेनियोटमी केयर कैसे करनी है, वो आगे वाली जो हमारी क्लासेस होंगी उनके अंदर हम पढ़ेंगे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में। देन इसके बाद में आ जाता है हाइपोफोस्फेक्टमी के अंदर, जिसमें आ जाता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है। नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। 5 से लेके 15 mm प्रेशर को हम mm ऑफ Hg में नापेंगे, और इसके अलावा 10 जो होता है एवरेज होता है। देन इसके अलावा क्लोजली मॉनिटर द पेशेंट फॉर दिस कॉम्प्लिकेशंस, हम इसके कॉम्प्लिकेशन साइन सिम्टम्स ये सारी चीजें भी इमीडिएटली असेस करेंगे। देन इसके बाद में आ जाता है स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक्स का हमको इस्तेमाल करना है। इसके साथ में ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हो गए, एनाल्जेसिक, एंटासिड, एंटीपायरेटिक और ये सारी ड्रग्स देनी है। ये रूल्स हमारे को यूज करना है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, न्यूट्रिशनल लेवल मेंटेन करना है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट और फैमिली के डाउट्स क्लियर करना है। ये हमने सारे जो नर्सिंग मैनेजमेंट में जल्दी-जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारे हमने पहले पढ़ लिए हैं। हर एक के अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट सेम होता है, लेकिन कुछ ना कुछ एक ना एक डिफरेंस होता है, बाकी सारे सेम होते हैं। तो हम हर क्लास के अंदर उसको एक बार खाली रिवीजन गो थ्रू हो जाएँगे, ताकि एग्ज़ाम आते-आते ना तुम्हारे को लगेगा अरे ये चीज़ बार-बार आ रही, बार-बार आ रही, तो उससे अपने-अपने दिमाग में आएगी। एक चीज़ को बार-बार देखोगे कब तक दिमाग में नहीं जाएगी, एक ना एक, है ना? देन इसके बाद में आ जाता है सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट सिक्रेशन ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसका नाम याद रखना। इसका शॉर्ट फॉर्म, सबकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, इसकी शॉर्ट फॉर्म पूछी जाती है। ठीक है, तो क्या होती है, शायद कहते हैं इसको हम, ठीक है, सियात, शायद शायद भी कहते हैं, कितने मैं सर शायद शायद कहते हैं। सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट सिक्रेशन ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इसके अंदर क्या आ जाता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर बाय द रीनल ट्यूब्यूल इंक्रीजिंग ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ एडीएच। यानी एडीएच यानी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के ज्यादा सिक्रेशन के कारण क्या हो जाता है, ट्यूब्यूल के अंदर इंक्रीज हो जाता है। देन इसके बाद में आ जाता है इन दिस सिंड्रोम द क्लिनिकल फीचर ऑफ द ओवर हाइड्रेशन आर सीन। इसके अंदर हमारे को ओवर हाइड्रेशन के जो क्लिनिकल फीचर्स है वो देखने को मिलते हैं। देन इसके बाद में आ जाता है क्लिनिकल फीचर्स क्या-क्या देखने को मिलता है हमारे में, क्या वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट गेन, इसके अलावा हमारे को कंफ्यूजन, लेथार्जी, हाइपरटेंशन, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मेंटल स्टेटस में चेंजेस देखने को मिलता है। इसके अलावा सीजर्स देखने को मिलता है, हाइपोनेट्रीमिया, इसके अलावा सीवियर केसेस में कोमा की कंडीशन भी देखने को मिलती है। देन इसके बाद में आ जाता है डायग्नोसिस, क्या-क्या कैसे डायग्नोसिस करोगे आप, तो क्लिनिकल फीचर ऑफ द पेशेंट, इसके अलावा हमारे एस्टिमेशन ऑफ द सीरम ऑस्मोलारिटी एंड यूरिन लेवल भी हमारे को जो है एस्टिमेट करना है सीरम का। इसके अलावा एस्टिमेशन ऑफ द सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल जो है उसको भी हमारे को डायग्नोस करना है। देन इसके बाद में हमारे को क्या मेडिकल ट्रीटमेंट क्या दोगे, सेम सेम ट्रीटमेंट ही बार बार आ रहे हैं, बस एक नई चीज हमारे आज की क्लास में देखने को मिली है, वो है हमारे डेमोक्लोसाइक्लिन। डेमोक्लोसाइक्लिन जो है मेडिकेशन क्या काम करती है, वाटर के रिजॉर्प्शन को डिक्रीज करने का काम करती है, साथ में हमारे को डायूरेटिक थेरेपी, डायूरेटिक ड्रग्स देनी है। देन इसके अलावा हाइपरटोनिक जो फ्लूइड होते हैं जो देने हैं, ताकि वो क्या करे, हाइपोनेट्रीमिया को ट्रीट करेगा। क्योंकि सोडियम की कमी हो जाएगी तो पानी ज्यादा कर दो, सोडियम अपने आप बॉडी के अंदर आ जाता है, तो वो दोनों भाई होते हैं ना, दोनों बेस्ट फ्रेंड। तो जहां भी सोडियम की कमी हो, हाइपरटोनिक सोल्यूशन ठोक देने का। देन इसके बाद में आ जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट, जिसमें आ जाता है सारे ये हमारे को एस्टिमेशन करने हैं। एक नई चीज आई है कि हमारे को उसका वेट, फ्लूइड का एस्टिमेशन करना है। इसके अलावा आउटपुट चार्ट मेंटेन करने हैं प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। और इसके अलावा लास्ट में देखो क्या लिख रखा है, डिजीज प्रोसेस की वजह से कॉन्शियस लेवल और मेंटल स्टेटस चेंज होते हैं।
तो उसको अप्रोप्रिएट ऑब्जर्वेशन में रखो, पेशेंट को जो है प्रोटेक्ट करना है इंजरी वगैरह से, इसके अलावा सेफ एनवायरनमेंट देना है और उसको क्लोज ऑब्जर्वेशन। देन इसके बाद में आ जाती है हमारे को 5R का रूल लगाना है, स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का इस्तेमाल करना है, साथ में पेशेंट को जितने भी डिजीज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करानी है, और इसके साथ साथ में हमारे को क्या देना है, पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट देना है। देन इसके बाद में आ जाती है हमारे थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, कितने होते हैं हमारे, पहले तो पिट्यूटरी खत्म, थायराइड में आता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, इसके अलावा मेक्सेडेमा कोमा हो सकता है, इसके अलावा लास्ट में हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। तो नाम से ही पता है, पहले हाइपोसिक्रेशन ऑफ द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड इज नोन एज हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या क्या इसके कोज और रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं वो हम बाद में देखेंगे, पहले इसके हम टाइप्स देख लेते हैं। 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्राइमरी टाइप की। प्राइमरी के अंदर क्या आता है, कंडीशन ड्यू टू द डिसऑर्डर ऑफ द थायराइड ग्लैंड इटसेल्फ। थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर के कारण प्राथमिक तो वही होगा कि थायराइड ग्लैंड में किसी प्रकार का डिसऑर्डर हो गया तो उसकी वजह से। दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसके अंदर क्या हो जाता है, occur due to secretion of THS secreted by THS by anterior pituitary, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा जो THS हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है उसकी कमी के कारण से ये हो सकता है। और तीसरा जो हो जाता है हाइपोसिक्रेशन, जो हो जाता है किसका, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन का, जो स्टिमुलेट तो कर रही है, यहाँ पे स्टिमुलेट हो रही है लेकिन वो सिक्रेट नहीं हो रही, रिलीज नहीं हो रही, तो जिसकी वजह से टर्शियरी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। देन इसके बाद में हमारे इसके कोजेज और रिस्क फैक्टर देख लेते हैं। क्रिएटिनिज्म इज द मोस्ट important classical clinical feature of cause of the hyperthyroidism। ठीक है, मोस्ट क्लासिकल या फिर मोस्ट कॉमन कोज लिख लो, कॉमन कोज। ठीक है, जहाँ क्रिएटिनिज्म दिखेगा वहां हमारे को समझ जाना है कि पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ। ठीक है, देन इसके बाद में हमारे को क्या दे रखा है, आयोडीन डेफिशिएंसी दे रखी है। आयोडीन डेफिशिएंसी हो सकती है पेशेंट में, क्योंकि आयोडीन की वजह से तो नमक जो हम खाते हैं वो कितना हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है, फिर गोइटर भी कोज कर देता है, वो गोइटर कोज करता है ना। देन इसके बाद में आ जाते हैं हमारे क्या हो सकता है, इसके अलावा हमारे क्या हो सकता है, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी दे की वजह से हो सकता है, हाइपोथैलेमिक डिसीज की वजह से हो सकता है। इसके अलावा इंजेक्शन ऑफ द सर्टेन ड्रग जैसे लिथियम हुआ, प्रोफाइल थियोयूरेसिल हुआ, एमायोडोरेन हुआ, डोपामिन हुआ, कार्बामेजेपाइन हुआ, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स हुए, प्रेगनेंसी के कारण हो सकता है। इसके अलावा गोइट्रोजेनिक फूड्स की वजह से जैसे स्पिनच वगैरह हुआ, टर्निप हुआ, इसके अलावा पीनट्स और कैबेज, पीनट्स और कैबेज, पत्ता गोभी, इनकी वजह से हो सकता है। एक चीज इसके अंदर और देखो, फर्स्ट में क्या लिखी है, ऑटो इम्यून थायरोडाइटिस, हाशिमोटो 7 थायरोडाइटिस इसका दूसरा नाम है। इसके अंदर क्या हो जाता है, थायराइड ग्लैंड जो होती है उसके ऊपर ही ऑटो इम्यून खुद की बॉडी सिस्टम जो है वो उस पर अटैक कर देती है ना। देन इसके अंदर फिर हम बात करते हैं इसके जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, लिथार्जी, फटीग, ड्राई और स्क्लेरी स्किन, स्केली स्किन, स्केली मतलब एकदम से जो ड्राई भी होती है और एकदम से पतली पतली सी नहीं वैसी होती है। इसके अलावा लॉस ऑफ बॉडी हेयर, ब्रिटल नेल्स हो सकते हैं। इसके अलावा इंटॉलरेंस टू कोल्ड हो गया, पेरेस्थीसिया हो गया। इसके अलावा मसल क्रैम्प हो गया, डिप्रेशन हो गया, मेंस्ट्रुअल डिस्टरबेंस हो सकता है फीमेल के अंदर, मेल में इम्पोर्टेंस हो सकता है, ब्रेडीकार्डिया, हाइपरटेंशन, ये सारी कंडीशंस पेशेंट में देखने को मिल रही है। देन इसके बाद में हम बात करते हैं पिंक नर्सिंग क्लासेस हमारे लिए 2 कोर्स लेके आया है, एएनएम और जीएनएम का। इसके अंदर जो हमारे एएनएम की फीस है वो 50,000 रुपीज पर ईयर है, और जीएनएम की जो है 65,000 रुपीज पर ईयर है। एएनएम और जीएनएम का जो ड्यूरेशन है वो कितना है, एएनएम का 2 साल का है, जीएनएम का 3 साल का। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, हमारे डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में कौन कौन से आ सकते हैं, हेल्थ हिस्ट्री लेनी है, क्लिनिकल फीचर देखना है, टीएसएच का लेवल देखना है, थायराइड हार्मोन का लेवल देखना है, और अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन और एमआरआई हमारे को पेशेंट में करवानी है। इसके अलावा मेडिकल मैनेजमेंट आ जाता है। मेडिकल मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले आ जाती है थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी आ जाती है। थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी में आ जाता है लिवोथायरोक्सिन सोडियम इज गिवन। लिवोथायरोक्सिन जो सोडियम है हमारे को पेशेंट को वो देना है। इसके अलावा इफ द कॉज ऑफ द हाइपरथायरॉयडिज्म इज आयोडीन डेफिशिएंसी देन दे प्रोवाइड द आयोडीन रिच डाइट। आयोडीन रिच डाइट देनी है पेशेंट में, तो आयोडीन की कमी हो जाती है, उसकी वजह से हमारे को इसका ये मैनेजमेंट करना है।
देन इसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट देख लेते हैं। सारे हमारे नर्सिंग मैनेजमेंट वो के वही आ रहे हैं, नई चीज इसके अंदर कोई सी भी ऐसी नहीं है जो हमारे को पेशेंट के अंदर देखने को नहीं मिले। खाली लास्ट में हमारे को ये कौन सी ड्रग देनी है, लेवोथ्रोक्सिन, जो कि क्या होती है, थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी की ड्रग होती है, ये प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर को देनी है। बाकी ये सारे सेम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर कि इसमें क्या हमारे साथ नया है, तो इसके अंदर साइड इफेक्ट देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। जैसे ट्रेमर हो गया, इंटॉलरेंस टू हीट हो गया, हार्ट रेट बढ़ जाने की वजह, हार्ट रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है, वो हार्ट रेट भी हमारे को देखनी है। इसके अलावा इंसोम्निया हो गया, डायरिया, स्वेटिंग, नर्वसनेस और मसल क्रैम्प, ये सारे जो है हमारे को पेशेंट के अंदर साइड इफेक्ट के रूप में ऑब्जर्व करने की, कहीं ये आ तो नहीं रहा है। के अलावा बाकी सारी चीजें सेम है। एक चीज को ध्यान रखना है, if a patient is suffering from the intolerance to the cold, then provide the warm cloth and ब्लैंकेट, यानी अगर उसको ठंड सहन नहीं होती तो वार्म क्लॉथ और ब्लैंकेट देनी है। बाकी ये सही चीजें वही सेम है। देन इसके बाद में आ जाती है और इसमें क्या देखना है, और क्लिनिकल फीचर्स जो होती है उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते, क्या क्या क्लिनिकल फीचर जो है हमारे को कॉम्प्लिकेशंस के रूप में देखने को मिलते हैं पेशेंट के अंदर। हार्ट फेलियर, हाइपोथर्मिया, मैक्सिडेमा, कोमा, ये तीन चीजें हमारे को पेशेंट में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कौन कौन से फूड आइटम है जो पेशेंट को अवॉइड करने के लिए कहने हैं, जो है टर्निप, स्पिनच, केबेज, पीनट, पीस, रेडिश, कॉलीफ्लावर, स्ट्रॉबेरीज, ईटीसी। और मेटिकुलस स्किन केयर देनी है, जो पर्सनल जो हाइजीन है वो मेंटेन करती है, दैट है ना। देन इसके बाद में आपको अप्रोप्रिएट जो है नर्सिंग मैनेजमेंट देना है। बेड सोर से प्रिवेंट करने के लिए आपको पोजीशनिंग 2 से 4 घंटे के बीच में चेंज करनी है। एक्टिविटी धीरे धीरे बढ़वानी है पेशेंट की, उसकी जो पेरास्थलेसिस है, पेरिस्थेलिसिस यानी कि वो पार्शियल एक्टिविटी में, पैसिव एक्टिविटी में ही पड़ा रहता है, तो उसको चेंज करवाना है। अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है तो 8 से 10 ग्लास पानी के रोज उसको पिलाने हैं, ताकि उसका रिहाइड्रेशन रहे, हाइड्रेशन लेवल रहे, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन रहे। इसके अलावा ट्रीटमेंट प्रोग्नोसिस से रिलेटेड पेशेंट के घर वालों को इन्फॉर्मेशन दे देनी है, और पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट जो है प्रोवाइड कराना है और रीअश्योर करना है। देन इसके बाद में आ जाता है मैक्सिडिमा कोमा। क्या होता है, ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसके अंदर क्या हो जाता है, पेशेंट के अंदर प्रोलॉन्ग्ड हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड की वजह से होती है। रेयर और सीरियस डिसऑर्डर है, होती बहुत कम है लेकिन जब हो जाती है तो सीरियस होती है। क्या क्या देखने को मिल सकता है पेशेंट में, हाइपोथर्मिया, हाइपोनेट्रेमिया यानी सोडियम का लेवल कम। इसके अलावा ब्रेडिकार्डिया देखने को मिल सकता है, हाइपोटेंशन, कन्वर्जन, वाटर इंटॉक्सिकेशन, एलिवेटेड लिपिड लेवल, एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल लेवल, रेस्पिरेटरी फेलियर और कोमा। ये सही चीजें पेशेंट के अंदर हमारे को देखने को मिलती है। देन इसके बाद में डायग्नोसिस देख लो, हिस्ट्री टेकिंग हो गया, क्लिनिकल फीचर्स हो गया। इसके अलावा टीएचएस और जो थायराइड हार्मोन है उनका एस्टिमेशन करवाना है, उनको एस्टिमेट करना है। देन इसके बाद में मेडिकल मैनेजमेंट में देख लेते क्या हो जाता है, तो हमारा थायराइड रिप्लेसमेंट, लिवोथायरोइन, सोडियम इज गिवन, लिवोथायरोक्सिन जो सोडियम होता है पेशेंट में हमारे को वो देना है। देन इसके अलावा कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देनी है। इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया ग्लाइसेमिक देना है आईवी ग्लूकोज के साथ में, अगर पेशेंट सफर कर रहा है तो आईवी ग्लूकोज देना है। क्यों? क्योंकि पेशेंट सफर कर रहा है कैसा, हाइपोग्लाइसीमिया। देन ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट कराना है पेशेंट को अगर जरूरत होगी तो। उसके अलावा हमारे को क्या करना है, वेंटिलेटर सपोर्ट प्रोवाइड कराना है पेशेंट को। देन इसके बाद में हम देख लेते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। सारा जो नर्सिंग हमारा इसके अंदर सेम टू सेम है, बस एक जो नई चीज इसके अंदर हमारे को दे रखी है वो क्या दे रखी है, हाइपोग्लाइसेमिक की कंडीशन के अंदर हमारे को ग्लूकोज देना है। ये तो हमने पहले भी पढ़ा। डेक्सट्रोज की कंडीशन, लेकिन ध्यान रखना अगर किसी पेशेंट में अगर ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा है या डायबिटीज है, उसको डेक्सट्रोज मत देना, क्योंकि डेक्सट्रोज में खुद में भी ग्लूकोज का लेवल अच्छा खासा होता है, जिसकी वजह से पेशेंट में किसी न किसी प्रकार से कोई क्लिनिकल फीचर्स या साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। देन हमारे इसके अंदर क्या आ जाता है, पेशेंट को अगर किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट दिखते हैं, डॉक्टर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। हाइपोथर्मिया की कंडीशन के लिए बचाना है पेशेंट को, वार्म एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है, सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है पेशेंट को। अप्रोप्रिएट प्रिवेंटिव जो मेजर्स होते हैं वो पेशेंट की इंजरी से बचानी है। इसके अलावा एक्स्ट्रा केयर देना है पेशेंट को सीजर्स के दौरान। इसके अलावा उसके माउथ गेज लगा देना है, ताकि वो टंग बाइट नहीं करें, क्योंकि टंग बाइट सीजर्स का मोस्ट अप्रोप्रिएट क्लासिकल साइन होता है। और हमारे को क्या करना है, साइड रेल्स को जो है अप रखना है, कीप द साइड रेल्स अप, है ना। देन इसके बाद में आ जाती है हमारी पोजीशन चेंज करनी होती है पेशेंट के बेड सोर से बचाने के लिए। इसके अलावा मेटिकुलस स्किन केयर करनी है। इसके अलावा असेस द परफॉर्मिंग एक्टिविटी ऑफ द डेली लिविंग। इसके अलावा स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक्स जो होती हैं वो हमारे को पेशेंट के अंदर यूज करवानी है, ताकि क्या प्रोवाइड बचा सके वो उसको, जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है उससे बचा सके। इसके अलावा फिर आ जाता है हमारे इन्फॉर्मेशन टू द पेशेंट एंड हिज फैमिली।
रिगार्डिंग द डिजीज प्रोसेस से रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन है वो आपको देनी है। इसके अलावा रीश्योर द पेशेंट एंड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, प्रोवाइड क्या कराना है हमारे को, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराना है पेशेंट। देन इसके बाद में आ जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म। क्या होता है हाइपरथायरॉयडिज्म? हाइपरथायरॉयडिज्म इज एबनॉर्मल कंडीशन जिसके अंदर थायराइड हार्मोन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है और इसके अंदर क्या हो जाते हैं 5 और मोर इन कोमल, यानी कि मेल से ज्यादा फीमेल में ये चीज 5 गुना ज्यादा है। ये चीज हमारे को ध्यान। देन कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर देख लेते हैं क्या क्या होते हैं इसके अंदर। सबसे पहले आता है ग्रेव डिजीज जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है। दूसरा हाइपर फंक्शन जो होता है वो क्या हो जाता है थायराइड नोड्यूल का, इसकी वजह से भी हमारे को देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हमारे इन्फ्लामेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ओवर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। इसके अलावा थायराइड कार्सिनोमा, ड्रग जैसे कि एमिडेरोन हो गई। इसके अलावा इनएप्रोप्रिएट सिक्रेशन ऑफ द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और एक्सेसिव आयोडीन इनटेक के कारण से भी ये हमारे को देखने को चीज मिलती है। क्या-क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं हमको, और वो जो थे कॉजेज, वो का मतलब कॉजेज मतलब क्या है जिनकी वजह से देखने को मिलती है, और जो डिजीज हो गई तो उसकी डिजीज की वजह से हमको क्या देखने को मिलता है पेशेंट में, क्या साइन सिम्टम्स कहलाते हैं। Enlarged thyroid gland, increased appetite, vomiting, weight loss, protruding eyeball, यानी कि उसको एक्सोप्थेल्मोस हो सकता है। एक्सोप्थेल्मोस का मतलब क्या होता है? एक्सोप्थेल्मोस का मतलब होता है कि उसकी आंखें जो है वो बाहर, मेंढक की आंखें नहीं हो जाती बिल्कुल ऐसे बाहर जैसे, उस तरह से मतलब बिल्कुल बाहर नहीं आ जाती, लेकिन हाँ उसकी आई बॉल जो है वो बहुत बड़ी-बड़ी देखने को मिलती है हमें। देन इसके अलावा पेरिस्टालिसिस का पेशेंट, पेरिस्टालिस जो है वो इंक्रीज हो जाता है, मसल वीकनेस, मसल वास्टिंग हो सकता है, डायरिया हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, हीट इंटॉलरेंस और नर्वसनेस भी आपको पेशेंट में देखने को मिलती है। देन इसके अलावा स्मूथ सॉफ्ट स्किन, इरिटेबिलिटी, ट्रेमर्स, इसके अलावा हमारे प्रोफ्यूज जो स्वेटिंग होती है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी एंड वरिंग होती है, मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज इन फीमेल होती है, इम्पोर्टेंस इन मेल, मेल के अंदर इम्पोर्टेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा पाल्पिटेशन हुआ, ट्रेकिकार्डिया हुआ, पर्सनालिटी चेंजेस, ये सारी चीजें हमारे को पेशेंट में देखने को है। देन इसके बाद में आ जाता है ग्रेव डिजीज। ग्रेव डिजीज क्या हो जाते हैं कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द 70 to 75% केसेस ऑफ द hyperthyroidism. In this cases it's seen due to the production of the IgG antibodies against the थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा साइज जो होती है थायराइड ग्लैंड की वो इंक्रीज हो जाती है, जिसको गोइटर फॉर्मेशन कहते हैं हम। एक्स ऑप्थेल्मोस देखने को मिलता है। इसके अलावा आईबॉल का जो ऑर्बिट जो होती है, आई बॉल की जो ऑर्बिट होती है, आई ऑर्बिट के प्रोटेक्शन को ही हम जो है ऑप्थेल्मोस कहते हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द एक्सेस फेट एंड फाइब्रस टिश्यू बिहाइंड द आई। आई के पीछे जो है फाइब्रस और एक्सेस टिश्यू जो है, फेट टिश्यू जो है वो एक्सेसिव डिपॉजिट हो जाते हैं। इसके अलावा इन सीवियर केसेस अगर सीवियर केसेस हो जाता है इसके अंदर और वो रिट्रैक्ट हो जाती है, एक्सोप्थेल्मोस अगर रिट्रैक्ट हो जाती है, डू नॉट कंप्लीटली कवर द आईज, और अगर वो आईज को जो है कंप्लीटली कवर नहीं करती है तो वो स्लीपिंग और ब्लिंकिंग के दौरान तो वो कंजक्टिवाइटिस को और कॉर्नियल इन्फेक्शन को भी जो है कोर्स कर सकता है ना? ये चीज ध्यान रखना। कॉर्नियल अल्सरेशन भी आपको वहां पे देखने को मिलता है। देन इसके बाद में हम इसके डायग्नोसिस देख लेते हैं। सारे डायग्नोसिस पढ़ रखे हैं। एक चीज का ध्यान रखना है कि मेजरमेंट ऑफ द L131 जो अपटेक है उसका हमारे को मेजरमेंट करना है। इसके अलावा टीएचएस के जो रिसेप्टर है जिनके ऊपर सीरम में एंटीबॉडीज पाई जाती है उनका एस्टिमेशन करना है। देन इसके बाद में आ जाता है मेडिकल मैनेजमेंट आ जाता है, जिसमें आती है एंटी थायराइड मेडिकेशन, जिसके अंदर आती है हमारी मिथाइमेजोल हो गई। इसके अलावा प्रोफाइल थियो यूरेसिल हुआ, आयोडीन सॉल्यूशन सच एज फॉस्फेट पोटेशियम आयोडीन सॉल्यूशन। ये सारे सॉल्यूशन जो है वो एंटी थायराइड ग्लैंड्स के द्वारा जो सीक्रेट होते हैं वो हमारे को प्रोवाइड करवाने हैं। इसके अलावा मेडिकेशन, थायराइड मेडिकेशन, रेडियो एक्टिव आयोडीन, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, दिस डिस्ट्रॉय द थायराइड टिश्यू को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती है। सेडेटिव ड्रग्स इफ रिक्वायर्ड, अगर सेडेटिव ड्रग्स की जरूरत होगी तो वो आप दीजिए। इसके अलावा एड्रीनो रिसेप्टर एगोनिस्ट जिसमें आता है प्रोपेनोल जो है आप वो दे सकते हैं पेशेंट। देन इसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट, सारे नर्सिंग मैनेजमेंट हमारे सेम है, ये सारी चीजें हमारे को असेस करनी है। नेक्स्ट इसके बाद में आते हैं हमारे क्या क्या हमारे को जो है एंटी थायराइड मेडिकेशन की वजह से साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, वो सारे हमारे बात करते हैं हम। सबसे पहले आ जाता है एग्रेन्युलोसाइटोसिस, देन आता है हमारे हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपर सेंसिटिविटी, ड्राउजीनेस एंड डिजीनेस,
metallic taste in the mouth, lymphadenopathy 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 ये सब हमारे को होती है। देन इसके अलावा these side effects are present, immediately inform the doctor, इमीडिएटली डॉक्टर को। इसके अलावा मेटाबॉलिक रेट होती है वो increase हो जाती है, तो प्रोवाइड हाई कैलोरी डाइट टू द हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन आप प्रोवाइड करा हो। देन इसके बाद में इनकरेज द पेशेंट नॉट टू कंज्यूम द फूड आइटम्स विच इंक्रीज द पेरिथेलेसिस, है ना, ये चीज भी हमारे को ध्यान रखनी है। पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट होता है जो कि बढ़े ना, उसकी वजह से भी हमारे को पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट होता है वो बढ़े ना, उसकी वजह से हमारे को ऐसे फूड नहीं खिलाने हैं जिसकी वजह से ये बढ़ जाए। पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो बॉडी का होता है। देन इसके अलावा हमारे इंक्रीज करना है क्या, बेसल मेटाबॉलिक रेट को। इसके अलावा प्रॉब्लम ऑफ द हीट इंटॉलरेंस में अकर ड्यू टू द पेशेंट इन द प्रोवाइड कूल कंफर्टेबल पोजीशन देनी है। इसके अलावा है ना जो सेफ एनवायरनमेंट जो है वो आपको पेशेंट को प्रोवाइड कराना है, साथ में जो है अप्रोप्रिएट मेजरमेंट भी आपको पेशेंट को देना है। देन इसके बाद में क्या दे रखा है, ऑप्थेल्मोस की कंडीशन के अंदर अंदर हमारे को जो है वो क्या दे रखा है, कॉर्नियल अल्सर वगैरह हमारे को देखने को मिल सकते हैं, तो आई पैचेस आप दीजिए प्रोटेक्ट करने के लिए आईज को। इसके अलावा क्या करना है, पेशेंट की जो आईज होती है उसको हमारे को प्रिवेंट करना है एडिमा से, तो उसके लिए उसको स्लाइडली जो है अपने हेड को एलिवेट करना होता है इस प्रकार से, ताकि वो जो प्रेशर है वो मेंटेन रहे। ऐसा आएगा तो वो आने के चांसेस हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे खिलौना तो नहीं है कि ऐसे करोगे तो नीचे आ जाएगी ऊपर आ जाएगी, लेकिन हाँ दैट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो अपनी जगह पे लोकेट रहती है कभी कभी। देन इसके अलावा क्लोथ जो होते हैं आपका ना जो चेंज करने, अगर वो गीले हो जाते हैं तो। इसके अलावा बेड शोर का ध्यान रखना है, सेप्टिक टेक्निक का ध्यान रखना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, पेशेंट को इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके फैमिली मेंबर्स को भी इन्फॉर्मेशन देनी है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेट करनी है सारी मेडिकेशंस को, और फॉलो अप प्रिस्क्राइब करना है होम केयर में जितनी भी हेल्थ एजुकेशन है। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करता है कि हम इसके अंदर कौन सी सर्जरी करते हैं, सब टोटल थायरॉइडेक्टोमी करते हैं, जिसके अंदर पार्शियली हम जो है थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर देते हैं। देन इसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट आता है इसके अंदर, सर्जिकल पेशेंट में जो है प्री ऑपरेटिव सारे हमारे इसके अंदर सेम है। एक चीज का ध्यान रखना है हमारे को, वो क्या है हमारे, दिस ड्रग इनहिबिट द रिलीज ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये जो ड्रग्स होती हैं हमारी जो थायराइड ग्लैंड को रिलीज करने का इनहिबिट करने का काम करती है, और साथ में क्या कर देती है, साइज और मस्कुलरिटी को जो है वो भी कर देती है। तो थर्स जो सर्जिकल प्रोसीजर है इसको इजी बना देती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे को रिटर्न कंसेंट पेशेंट से लेना ही लेना है। डीप ब्रीथिंग के लिए उसको कफंग एक्सरसाइज के लिए इंकरेज करना है। इसके बाद में हाइपर तीसरी जो हमारी आ जाती है, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के रिलेटेड जितने डिसऑर्डर होते हैं, क्या क्या हो सकता है, ध्यान रखना चारों अलग है। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, देयर आर फोर डिफरेंट। थायराइड और पैराथायरॉयड अलग अलग ग्लैंड्स होती है वहाँ, ये भी ध्यान रखना। and it's an abnormal condition where the hypersecretion of the parathyroid hormone secreted by the parathyroid gland, इसके अंदर इसकी abnormalities हो जाती है। इसके अंदर तीन तरीके से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होते हैं टाइप्स। इसमें सबसे पहला कॉमनेस्ट टाइप कौन सा था, प्राइमरी टाइप होता है, जिसके अंदर हमारे को क्या देखने को मिलता है, पेशेंट के अंदर ऑटोनोमस सिक्रेशन हो जाता है पैराथायरॉयड हार्मोन का, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सिंगल पैराथायरॉयड एडिनोमा पेशेंट के अंदर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि सीरम कैल्शियम लेवल जो है और पैराथायरॉयड हार्मोन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। ठीक है, देन इसके बाद में आ जाती है हमारी इसके अंदर सेकेंडरी के अंदर क्या हो जाता है, अराइज ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया, यानी अराइज हो गया है कैल्शियम का लेवल, और सॉरी कैल्शियम का लेवल जब गिर जाता है तो उसकी वजह से ये चीज हमारे को मिलती है। देन इसके बाद में तीसरे नंबर पे आ जाती है हमारी टर्सरी, जिसके अंदर क्या हो जाता है, सेकेंडरी हाइपोपायराथायरॉयडिज्म जो कंडीशन होती है, इसके अंदर क्या हो जाता है, एडिनोमा फॉर्मेशन ड्यू टू द कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड, यानी कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन होता है किसका, पैराथायरॉयड ग्लैंड का स्टिमुलेशन होता है। ड्यू टू दिस द सिक्रेशन ऑफ द पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीजेस, और इनकी वजह से क्या हो जाता है, पैराथायरॉयड हार्मोन जो है उसका लेवल बढ़ जाता है। दिस कंडीशन इज नोन एज टर्शरी पैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, ये पूरा इसका नाम है, इसको हमारे को ध्यान। देन इसके कॉजेज देख लेते हैं, पैराथायरॉयड एडिनोमा हो सकता है ये, इसके अलावा पैराथायरॉयड हाइपोप्लेजिया की वजह से हो सकता है, क्रोनिक रीनल फेलियर की वजह से, माल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम की वजह से, हाइपर कैल्सीमिया की वजह से, पेजेट डिजीज हो सकती है। इसके अलावा रेडिएशन ऑफ हेड एंड नेक। देन क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस इसके अंदर हमारे को देखने को मिलते हैं, तो इसके अंदर हमारे को जो सबसे पहले चीज देखने को मिलती है, हाइपर कैल्सीमिया एंड हाइपरफॉस्फेटेमिया, एनोरेक्सिया, नोजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, वेट लॉस, कॉन्स्टिपेशन,
मस्कुलर वीकनेस, और इसके साथ-साथ में हमारे को इंक्रीज द रिस्क ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स, जिसमें आ जाता है अबाउट 50% केसेस ऑफ द हाइपरपायरेथायरॉयडिज्म आर एसिम्प्टोमेटिक, और इसके अंदर क्या हो जाती है 50 केसेस आर फॉलोइंग फीचर्स आर प्रेजेंट, 50 के अंदर 50% केसेस में ये प्रेजेंट होती है। देन इसके बाद में आ जाती है पुअर कंसंट्रेशन, मेमोरी लॉस, पर्सनालिटी चेंजेस, ओस्टेटाइटिस, फिब्रोसा, pruritus, hypertension, cardiac problem related to the cardiac dysrhythmias may arise, increase the risk of renal stone, fatigue। ये सही चीजें हमारे को पेशेंट में देखने को। देन इसके बाद में डायग्नोसिस देख लेते हैं। सारे डायग्नोसिस देखो आप, एक एक करके क्लिनिकल फीचर्स करने हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल एसेस करना है, एस्टिमेट करना है, सीरम कैल्शियम लेवल, सीरम फॉस्फेट लेवल, एल्कलाइन फॉस्फेटेस लेवल, यूरिन कैल्शियम लेवल, यूरिन फॉस्फेट लेवल, एक्सरे एग्जामिनेशन, ये सब करना है। इसके अलावा हाइपरथायरॉयडिज्म, पैराथायरॉयडिज्म के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल इंक्रीजेस, सीरम कैल्शियम लेवल इंक्रीजेस, सीरम पोटेशियम फॉस्फेट लेवल डिक्रीज होता है, एल्केलाइन फॉस्फेट लेवल इंक्रीज होता है, यूरिन कैल्शियम लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ये सही चीजें हमारे को देखने को मिलती है। देन इसके बाद में मेडिकल मैनेजमेंट में आ जाते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या आ जाता है हमारे, डायूरेटिक ड्रग्स जैसे कि लेजिक्स वगैरह हो गई, कैल्सियूरिया हो गई, को इंक्रीज कर देता है और डिक्रीज कर देता है किसको, सीरम कैल्शियम लेवल को। इसके अलावा नॉर्मल आईवी सलाइन देनी है, सीरम कैल्शियम लेवल को रिड्यूस करेगी। कैल्सिटोनिन देनी है, स्केलेटल कैल्शियम को रिड्यूस करती है, और इसके साथ में क्या करती है, रीनल क्लियरेंस भी ये करती है। देन इसके बाद में आ जाती है हमारी प्लाइकेमाइसिन होती है, जिसको हम सीरम कैल्शियम लेवल भी कहते हैं। गैलियम नाइट्रेट होती है, डिक्रीजेस द बोन रिसॉर्प्शंस, रिड्यूस द सीरम कैल्शियम लेवल। इसके अलावा कैल्शियम चिलेटर्स वगैरह देने होते हैं जो कि इसको रिड्यूस करती है, हमारे कैल्शियम लेवल को रिड्यूस करती है। देन इसके बाद में मैनेजमेंट मैनेजमेंट में क्या देखने को मिलता है, इंक्रीज द हाइड्रेशन ऑफ द पेशेंट, encourage the patient to take the 8 to 10 glass of water daily। इसके अलावा हमारे को क्या देना है, रिड्यूस करना है सीरम कैल्शियम लेवल को, और इसके साथ में कॉन्स्टिपेशन का जो लेवल है उसको भी रिलीफ करना है। इसके अलावा हमारे को प्रोवाइड द लो कैल्शियम लेवल, लो जो प्रोवाइड लो कैल्शियम लेवल और लो विटामिन डी डाइट टू द पेशेंट, एडवाइज द पेशेंट नॉट टू कंज्यूम द डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट जो है उसको भी कंज्यूम करने से रोकना होता है पेशेंट को, जैसे कि मिल्क हुआ, चीज हुआ, बटर हुआ, घी हुआ, ये सबको। इसके अलावा इनटेक आउटपुट चार्ट को मेंटेन रखना है, स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक देनी है, पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराना है। देन इसके अलावा हमारे को अगर किसी प्रकार से हाइड्रेशन देखने को डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है तो वो प्रोवाइड कराना है, जो पेशेंट को रिलीव करेगा। फाइबर रिच डाइट देनी है हमारे को, पेशेंट को एक्टिविटी लेवल मेंटेन रखना है। इसके अलावा हाइपर पैराथायरॉयडिज्म रिस्क जो होता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा सेफ एनवायरनमेंट के अंदर पेशेंट को रखना है। इसके अलावा क्लोजली पेशेंट को मॉनिटर करना है ड्रग इफेक्ट से रिलेटेड। इसके अलावा पेशेंट एंड हिज रिलेटिव रिगार्डिंग द पोस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स, ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोसिस, इन सब के रिलेटेड पेशेंट को हमारे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। देन इसके बाद में हम देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट, पैराथायरॉयडेक्टमी, जिसके अंदर प्रॉब्लम है उसको ही काट कर रिमूव कर दो। देन इसके बाद में आ जाती है हमारी क्या, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, सारी चीजें हमारी सेम दे रखी है। इसके अलावा दो तीन चीजों का हमारे को ध्यान रखना है। तो पहले एक दो तीन, इन तीनों का ध्यान रखना है कि क्योंकि थायराइड ग्लैंड की जो थेरेक्टोमी हुई है तो उसके अंदर हमारे को उसको सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो बेड साइड में हमारे को ट्रेकेस्टोमी सेट और एंडोट्रिकल इंट्यूबेशन जो साइड वो ट्रे होती है उसको हमारे को रेडी रखना है। इसके अलावा हमारे को ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट कराने की जरूरत पड़ सकती है पेशेंट को, तो वो एडमिनिस्ट्रेट कराना है। तीसरा जो एंडोट्रिकल इंट्यूबेशन और ट्रेकेस्टोमी जैसे जैसे डॉक्टर ने असिस्ट की उसको आपको परफॉर्म करनी है। इसके अलावा ट्रेकियल एयर को जो है एयरवे को क्लियर करने के लिए ट्रेकोब्रोंकियल सक्शनिंग करवानी है आपको पेशेंट की, और साथ में उसका कैल्शियम जो लेवल है उसको भी आपको असेस करना है। अगर उसके अंदर कैल्शियम की जरूरत पड़ती है तो कैल्शियम ग्लूकोनेट जो प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर को ध्यान रखना है, ये नाम याद रखना, कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है। देन इसके बाद में आ जाती है इसमें ब्लीडिंग और हाइपोकैल्शियम टिटनी, टिटेनी लाइक स्मार्ट, है ना। ये जो है हमारे को पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है, कैल्शियम रिलेटेड जितने भी डिसबैलेंस होते हैं उसकी वजह से। देन इसके बाद में आ जाता है कॉम्प्लिकेशंस है, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। लेरिंजियल नर्व डैमेज भी हो सकती है,
लेरिंग्स की जो नर्व है वो डैमेज हो सकती है। इसके अलावा हमने 2 साइन पढ़े थे, टोरजे और चॉक्स्टिव साइन, जो कि हमने देखे थे किसके अंदर, हमारी जो कैल्शियम वाली क्लास थी जिसके अंदर देखे थे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में, वो हमारे को देखने हैं। इसके अलावा टिटेनी का साइन, तो ये 3 चीजें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट की, तो आप लिख के आना इस वाले डिजीज में। देन इसके अलावा हमारे को पेशेंट को ओरल डाइट प्रोवाइड करानी है। इसके अलावा स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक जो है पेशेंट के अंदर देनी है। देन इसके बाद में आ जाती है हमारे हाइपोपिट्यूटरिज्म होती है, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म होती है, एबनॉर्मल कंडीशन विच देयर इज द हाइपोसिक्रेशन ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन। एबनॉर्मल सिक्रेशन हो जाता है किसका, पैराथायरॉइड हार्मोन का, उसकी हम कहते हैं, और एबनॉर्मल में भी कम होता है, ठीक है। देन इसके बाद में हमारे क्या क्या इसके कोज हो सकते हैं, आफ्टर थायराइडेक्टमी की वजह से हो सकता है, पार्शियल पैराथायराइडेक्टमी की वजह से हो सकता है, इसके अलावा इंटरप्टेड जो ब्लड वेसल ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड है उसकी वजह से हो सकती है। देन इसके बाद में हम देख लेते हैं क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हमारे को देखने को मिलेंगे। इसमें एक आता है हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरफॉस्फेटेमिया हो सकता है, नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन ऑफ द फेस एंड फिंगर्स, इसके अलावा मसल क्रैम्प्स वगैरह, इरेटेबिलिटी हो गई, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये दोनों साइन पॉजिटिव आने चाहिए, पॉजिटिव साइन देखने को मिलेंगे हमारे को। और इसके अलावा हमारे को फोटोफोबिया देखने को मिलेगा। व्हाट इज फोटोफोबिया? फियर ऑफ लाइट। है ना। देन ब्रोंकोस्पाज्म, लेरिंगोस्पाज्म, और साथ में हमारे को क्या देखने को मिल सकता है, कार्डियक डिसरिथमिया देखने को मिलता है। देन इसके अलावा डायग्नोसिस आ जाती है, क्या क्या डायग्नोसिस इसके अंदर हमारे को देखने को मिलते हैं। तो डायग्नोसिस में आ जाता है क्लिनिकल फीचर ऑफ द पेशेंट, पैराथायरॉइड हार्मोन, सीरम लेवल कैल्शियम, कैल्शियम लेवल, सीरम फोस्फेट लेवल, यूरिन कैल्शियम लेवल, यूरिन फोस्फेट लेवल, ये सही चीजें देखने को मिलती है हमारे को। पैराथायरॉइड हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, सीरम कैल्शियम का डिक्रीज होता है, सीरम फोस्फेट लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और कैल्शियम लेवल जो है यूरिन के अंदर डिक्रीज हो जाता है। ये सारे हमारे को डायग्नोसिस करने हैं, ये पाए जाएंगे तो हमारे को लगेगा किसमें ये। देन मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे हो सकते हैं, आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट और कैल्शियम क्लोराइड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट which is given in the patient with the calcium disorder। इसके अलावा फॉस्फेट बाइंडर जो होती है वो दी जाती है, क्या दी जाती है, उसको क्या करती है, इंक्रीज करती है किसको, फॉस्फेट बाइंडर, बाइंड करने का काम करता है। बाइंड क्या करता है, जोड़ के रखता है, तो फॉस्फेट को अंदर इंक्रीज करेगी, उसकी जो एक्सक्रिएशन होती है उसको इंक्रीज करेगी फॉस्फेट बाइंडर। देन इसके बाद में क्या करती है, कैल्शियम रिच डाइट आपको पेशेंट को देनी है। देन इसके बाद में आ जाती है हमारे को क्या 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 देने हैं, ये सही चीजें हमने पढ़ रखी है, नया इसके अंदर भी ऐसा नहीं है। लेरिंजल स्पाज्म और रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन को क्लोजली मॉनिटर आपको करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर टिटनी हो जाती है पेशेंट में तो आई कैल्शियम ग्लूकोनेट आपको देनी है, ठीक है। देन इसके बाद में आ जाती है हमारी पेशेंट, हमारे को क्या देखने को मिलता है, सफरिंग फ्रॉम द सीजर्स, अगर सीजर से सफर करते हैं तो उसको टंग बाइट से बचाना है। बाकी इसके अंदर ऐसा नया कुछ नहीं है, ये सब हमने पढ़ रखे हैं, सारे मैनेजमेंट सेम है। देन इसके बाद में एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर होते हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 डिसऑर्डर्स एंड द सिंड्रोम्स आर, एक तो होता है हमारा कशिंग सिंड्रोम जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देन इसके अलावा एडिशन सिंड्रोम होता है, एडिशन न्यून क्राइसिस होता है, कौन डिजीज हो सकते हैं, कौन सिंड्रोम हो सकता है, ध्यान रखना, कौन डिजीज हमने कौन डिजीज डाइजेस्टिव में पढ़ी थी, ये कौन सिंड्रोम है, और उसमें KOHN है, और इसमें KCONHN थी, और इसमें CONN है ना। इसके अलावा फेनियोक्रोमोसाइटोमा हमारे को देखने को मिलता है इस। सबसे पहले आती है कशिंग सिंड्रोम। क्या होता है ये सिंड्रोम, जो होता है ग्लूकोकोर्टिकोइड का जो सिक्रेशन होता है एड्रिनल कोर्टेक्स के द्वारा वो ज्यादा हो जाता है, तब हमारे को ये सिंड्रोम देखने को मिलता है। इसके अंदर एड्रिनलिन ट्यूमर, पिट्यूटरी ट्यूमर, एड्रिनलिन हाइपरप्लेजिया, और इटेरोजेनिक, यानी कि किसी पेशेंट जो वो है क्या कहते हैं, हेल्थ केयर पर्सनल के थ्रू आपको किसी प्रकार से डिजीज हो जाती है, दैट इज कंसिडर एज इटेरोजेनिक। बाकी ये तीनों की वजह से भी हमारे को जो है क्या देखने को मिल सकती है, कशिंग सिंड्रोम देखने को मिल सकती है। इसके जो फीचर्स होते हैं आप देख सकते हो, पेशेंट का जो फीचर्स है किस प्रकार से हमारे को पेशेंट दिखने को मिलता है। इसके अंदर वेट गेन होता है, इसके अलावा ट्रंकल ओबेसिटी। ट्रंकल ओबेसिटी क्या होती है, इसका जो ट्रंकल जो पार्ट होता है इसके अंदर बहुत ज्यादा फेट जमा हो जाता है। देखो अब इसके हाथ देखो कितने इतने थुलथुले नहीं है जितना इसका पेट, इसके चेस्ट है, और ये गायनेकोमेस्टिया की कंडीशन, मेल के अंदर जब है ना ऐसे ब्रेस्ट फीचर्स देखने को मिले, दैट इज कंसीडर्ड एज गायनेकोमेस्टिया।
इसके अलावा हमारे को पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, मून फेस, इसका देखो एकदम गोल सा है और उसमें जो है छोटे छोटे दाग टाइप है, दैट इज कंसिडर्ड एज मून फेस। और बफेलो हम्प, जैसे कि इसके यहाँ पे ये जो हम्प है, हम्प का मतलब जैसे ऊंट होता है ना, एक ऊंट भी आपने देखा होगा, तो वो ऊंट के अंदर हमारे को देखने को मिलता है कि मान लो ये ऊंट तो नहीं लगता, जैसे कि ये कोई एक ऊंट ही है, उसके अंदर भी हमारे को ऐसा हम्प देखने को मिलता है। उसका जो ये हम्प होता है वैसा सेम हम हम्प हमारे को यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर इसको लो मैंने बफेलो भी बना दिया, तो बफेलो के अंदर भी हमारे को जो ये है ना हम्प देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है हमारे को उसमें वो हम्प देखने को मिलता है। हम्प मतलब उसका जो पीछे वाला जो पार्ट है वो थोड़ा जैसे कुबड़ टाइप, कुबड़ होता है ना जिसको कहते हैं हम कुबड़, वो हो जाता है। देन इसके अलावा सर्वाइकल फैट पैड्स जो है वो एब्सेंट होते हैं इसके अंदर। इसके अलावा एब्डोमेन और जो थाइज जो होती हैं, अपर थाइज, उनके ऊपर स्ट्रे प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा थिनिंग स्काल्प प्रेजेंट होता है। स्ट्रे का मतलब क्या होता है, ये लाइंस आपको जो दिख रही होंगी, स्ट्रे ग्रेविडेनम हम तो पढ़ते हैं फीमेल्स के अंदर जब प्रेगनेंसी के दौरान उनके जो स्किन में चेंजेस आते हैं उसमें हम पढ़ते हैं स्ट्राइक ग्रेविडेनम और निग्रा, जिसमें पिंक कलर के जैसे लाइंस दिखने को मिलती है, वैसे मेल्स में भी दिखने को मिलती है। दैट डजंट मीन कि वो प्रेग्नेंट है। इसके अलावा अगर फीमेल होगी तो उसमें हिस्टोट्रेस में देखने को मिलेंगे, यानी कि उनके फेशियल हेयर आएंगे, यानी कि उनके मूछें भी आएंगी, दाढ़ी भी आएंगी। देन इसके बाद में आ जाते हैं इकाइमोसिस हो गया, पर्सनालिटी चेंजेस हुआ, स्किन इन्फेक्शन हुआ, इसके अलावा थिनिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, मस्कुलर वास्टिंग, प्रोक्सिमल मायोपैथी हुआ, पुअर वुंड हीलिंग जो होती है वो होती है पेशेंट में देखने को मिलती है। मेंस्ट्रुअल डिस्टरबेंस देखने को मिलता है फीमेल के अंदर, जिसमें एमनोरिया की कंडीशन हमारे को देखने को मिलती है। इसके अलावा इसके डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं, क्लिनिकल फीचर्स देख सकते हैं, एस्टिमेशन ऑफ द प्लाज्मा कोर्टिसोल लेवल देख सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं किसका, हम प्लाज्मा टीएच का एस्टिमेशन ऑफ सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल कर सकते हैं, सोडियम पोटेशियम का। इसके अलावा मेजरमेंट ऑफ द यूरिन फ्री कोर्टिसोल देख सकते हैं, ब्लड एग्जामिनेशन करा सकते हैं, टीएलसी डीएलसी और ग्लूकोज ग्लूकोज लेवल का। ठीक है, देन इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, देन हम इसके मेडिकल मैनेजमेंट में देख सकते हैं कौन कौन सी ड्रग दे सकते हैं। एमाइनो ग्लूटाथाइमाइड ड्रग्स दे सकते हैं, जिसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती है हमारी, एक तो आती है सिस्टाड्रिन आती है, एक आती है एलिप्टेन, एलिप्टेन करके जो एक ड्रग होती है वो आती है के अंदर। इसके बाद में आ जाती है हमारे एड्रिनल एंजाइम इनहिबिटर्स व्हिच इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ द ग्लूकोकोर्टिकॉइड, यानी ग्लूकोकोर्टिकॉइड जो होता है उसके सिंथेसिस का ये काम करता है। कौन करता है, एड्रिनल एंजाइम इनहिबिटर। देन इसके बाद में वो क्या करता है, ग्लूकोकोर्टिकॉइड के सिंथेसिस को रोकने का। ब्रोमोक्रिप्टिन दे सकते हो, क्रिप्टोहेप्टेडीन दे सकते हो, हेपेटिडीन दे सकते हो, एसीटीएच का प्रोडक्शन हुआ और रेडिएशन थेरेपी आप प्रोवाइड करा सकते हो। ये सारी चीजें ध्यान रखनी, ये चीज का हमारे को ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें ऐसा कोई नहीं है जो हमारे को नहीं जरूरत है। एक चीज ध्यान रखना है, इसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बहुत हाई होता है, तो उस चीज को हमारे को बहुत अच्छे से। देन इसके बाद में आ जाता है सर्जिकल मैनेजमेंट और नॉर्सेट का एग्जाम। मैंने जब अभी नॉर्सेट 9 का प्री दिया था उसमें तो कशिंग ट्राइड का क्वेश्चन आया था, कशिंग सिंड्रोम से रिलेटेड पूछा गया था। देन इसमें क्या क्या सर्जरी देती है रहती है, तो एक तो होती है एड्रिनलेक्टमी होती है, दूसरी होती है हाइपोफाइसेक्टमी होती है। एड्रिनलेक्टमी क्या हो जाती है, सर्जिकल प्रोसीजर, वन और बोथ द एड्रिनल ग्लैंड्स आर रिमूव, एक और दो दोनों एड्रिनल ग्लैंड्स होती है वो रिमूव हो जाती है। हाइपोफाइसेक्टमी जो होती है, इस कंडीशन में हमारे को क्या दिखती है, इफ द पेशेंट्स disease is hypersecretion of the ACTH by the anterior pituitary gland, then the transpenoidal hypophyseectomy जो होती है वो डन की जाती है पेशेंट के अंदर। ठीक है, ये हमारे को पता है क्या होती है, हमने कब से इसके बारे में पता है। सारे पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट हमारे को ध्यान रखने हैं, स्किन केयर वगैरह और नोजोकोमियल इन्फेक्शन से बचाना है। एक चीज जो ध्यान रखनी है वो रखनी है कि बायलैटरल एड्रेनलेक्टमी हो जाती है तो उसको लाइफ लॉन्ग हमारे को क्या देनी पड़ती है, ग्लूकोकोर्टिकोइड थेरेपी देनी है। ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट के बीपी की गोलियां जिंदगी भर चलती है, सेम उसको जो है ऐसे वाले पेशेंट में हमारे को जो है क्या देखने को मिल सकता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड थेरेपी देने को ही मिलती नहीं है, देनी पड़ती है। देन इसमें एडिशन सिंड्रोम आ जाता है, एडिशन डिजीज आ जाती है। क्या होती है एडिशन, कोर्टिकोइड मिनरलोकोर्टिकोइड का जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा सिक्रेशन होता है उसका सिक्रेशन कम हो जाना।
ठीक है। देन इसके हम कोजेस बात कर लेते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज होती है एड्स में। एड्स तो अच्छा, डायबिटीज मेलाइटस और एड्स, ये तो हर एक डिजीज का कोज है, और हर एक डिजीज के डिजीज ऐसे पेशेंट में बहुत अच्छी क्षमता होती है कि वो कोई सी भी डिजीज कोज करवा सकते हैं। सॉरी, दिस इज नॉट द मैटर ऑफ लव, बट हाँ वो मतलब सबके अंदर होती है। तो दो कोज आप लिख सकते हो, डायबिटीज मेलाइटस एड्स। ये दो तो सब पेशेंट में आपको देखने को सब पेशेंट में देखने को नहीं मिलते। जो डायबिटीज वाले पेशेंट, सॉरी डायबिटीज वाले और एड्स, तो वो डिजीज आपको पेशेंट के अंदर किसी भी डिजीज को देखने को कभी भी मिल सकता है, ऑल दो। देन इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस हुआ, बायलेटरल एड्रिनल ब्लीडिंग हुआ, इसके अलावा बायलेटरल एड्रिनलेक्टमी हुआ, बायलेटरल एड्रिनल इंफ्रैक्शन हुआ, इसके अलावा एमाइलियोडोसिस हुआ, इसके अलावा एड्रिनल मेटास्टेसिस, स्पेशली स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ ब्रोंकस, ये जो है ये भी इसको कोज कर सकता है। इसके अलावा ऑटो इम्यून है जो इंड्यूस हाइपोसिक्रेशन होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स का, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डिजीज है। ये चीज ध्यान रखें। तो कॉमन कॉज क्या है? ऑटो इम्यून के द्वारा हुई हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये क्लिनिकल फीचर्स सारे हमारे आ जाते हैं। क्या क्या आता है? वेट लॉस हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, पोस्टुरल हाइपोटेंशन, मेलेज, वीकनेस, इमोशनल डिस्टर्बेंस, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस इन फीमेल, इंपोर्टेंस इन मेल, मेंटल कंफ्यूजन, हाइपोग्लाइसीमिया, ये सारी कंडीशन हमारे को देखने को मिलती है। देन इसके बाद में आ जाती है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के अंदर क्या क्या देखने को मिलते हैं हमारे को? क्या डायग्नोसिस क्या क्या कर सकते हैं हम उसका? तो इसमें आ जाती है हमारे क्लिनिकल फीचर्स, हो सकता है प्लाज्मा कोर्टिसोल लेवल आप देखने होते हैं पेशेंट के अंदर। एसीटीएच स्टिमुलेशन टेस्ट जो होता है वो करवाना होता है। प्लाज्मा एसीटीएच लेवल जो होता है उसका मेजरमेंट करवाना होता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल जो होता है, ब्लड इन सबका हमारे को एस्टिमेशन करवाना होता है। इसके अलावा सीटी स्कैन और एमआरआई जो होता है वो एड्रिनल ग्लैंड का हमारे को करवाना होता है। देन आ जाता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट होती है वो क्या हो जाती है हमारी कोर्टिकोइड थेरेपी। हाइड्रोकोर्टिसोन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? हाइड्रोकोर्टिसोन होती है। मिनरलिनोकोर्टिकोइड्स थेरेपी दी जाती है, जैसे फ्लोरोकोर्टिसोन हो गई। इसके अलावा इफ द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया से अगर पेशेंट सफर करता है तो आईवी ग्लूकोज जो है पेशेंट में दिए जाते हैं। देन इसके बाद में आ जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट सारे हमारे सेम टू सेम है, नया इसके अंदर एक भी नहीं है। बस ये चीज ध्यान रखना, हाइपोकैलेमिया जैसे कंडीशन आपको देखने को पेशेंट में अगर मिलती है तो उसको पेशेंट के जो डॉक्टर है उसको इन्फॉर्म करो। ठीक है, देन इसके पेशेंट के डॉक्टर को इन्फॉर्म करो व्हाट आई एम सेइंग टुडे। देन इसके बाद में साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं इसके अंदर? स्किन ब्रूजिंग, पेप्टिक अल्सर, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, कन्वर्जेंस, मूड स्विंग्स देखने को मिलता है, जीआई डिस्ट्रेस देखने को मिलता है, डायरिया, वोमिटिंग, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज और इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियास दैट कंसीडर्ड एज पेनक्रियाटाइटिस, ये सब देखने को मिलता है। और अगर पेशेंट को आपने कह दिया कि आपने अगर आपको ग्लूकोकोर्टिकोइड की थेरेपी लाइफ लॉन्ग स्टॉप नहीं करनी है, अगर कर दी तो उसकी वजह से आपको एड्रिनल इनसफिशिएंसी की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट टू द पर्सन, जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वाले पर्सन है उनसे दूर रहना रहता है आपको। इसके अलावा तीसरी आती है एडोनियन काइसिस। एडिशनियन काइसिस का मतलब क्या हो जाता है? हमारे सीरियस मेडिकल इमरजेंसी होती है जिसके अंदर क्या हो जाता है? एक्सट्रीमली हाइपोसिक्रेशन ऑफ द ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा सिक्रेटेड जो हाइपो सिक्रेशन होता है किसका? हमारे जो ग्लूकोकोर्टिकोइड का जो सिक्रेशन एड्रिनल ग्लैंड करती है उसका कमी, वो कम सिक्रेट करती है। क्यों कम सिक्रेट करती है वो हम देखेंगे, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने की चीज है ये एडिशन जो डिजीज होता है उन पेशेंट्स के अंदर बहुत कॉमन होती है। दूसरी जो चीज एक और ध्यान रखने की जरूरत होती है कि अगर इनको अनट्रीटेड छोड़ दिया कि बाहर हो रहा होगा तो क्या क्या हो सकता है? शॉक, सीजर, हाइपोग्लाइसीमिया और कोमा। कोमा भी अनट्रीटेड रहा तो डेथ हो जाती है पेशेंट। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देख लेते हैं क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस इसके अंदर होते हैं। तो एक्सट्रीम वीकनेस, एक्सट्रीम सीवियर हेडेक हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, सडन पेन इन द लोअर बैक एंड लेग्स। इसके अलावा सीवियर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हुआ, डिजीनेस हुआ, सीवियर सीवियर हाइपोटेंशन एंड ट्रेकिकार्डिया हो सकता है पेशेंट को। इसके अलावा इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर और सीजर्स, ये सारे क्लिनिकल फीचर्स इस पेशेंट में हमारे को मिलते हैं। देन इसके बाद में आ जाता है रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं पेशेंट के अंदर। तो सबसे पहला आ सकता है सफरिंग फ्रॉम एडिशन डिजीज, सीवियरली डिहाइड्रेटेड फैक्टर्स,
रिस्क फैक्टर्स की मतलब रिस्क फैक्टर्स का मतलब होता है कि वजह से भी डिजीज हो सकती है ना? क्या-क्या हो सकता है? डिजीज की वजह से क्या-क्या और हो सकता है हमारे को इसमें देखने को मिल रहा है। ट्रॉमा टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, रिसेंटली एड्रेनल सर्जरी के कारण ही हो सकता है। सीवियरली डिहाइड्रेटेड पर्सन में तो होता ही होता है। पानी 8 टू 10 ग्लास लेकिन 12 ग्लास पर डे इज वेरी एसेंशियल फॉर द बॉडी ऑफ वाटर। हाँ, लोगों के सर ने कहा था 12 ग्लास दिखा देना। नहीं नहीं भाई, the person who are suffering from the hyposecretion of the adrenal gland and not taking the medicines despite of doctor's advice, यानी डॉक्टर्स के एडवाइस के बिना आप किसी भी प्रकार से कोई मेडिकेशन आप प्रोवाइड नहीं करा सकते। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं इस प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, तो ये तो हमारे में बुद्धि में बैठ जानी चाहिए। देन इसके अलावा क्या दे रखा है हमारे को, एस्टिमेशन ऑफ ब्लड कोर्टिसोल लेवल, ब्लड एसीटीएच लेवल बढ़ना, एस्टिमेट होना, एसीटीएच स्टिमुलेशन टेस्ट करवाना, एस्टिमेशन ऑफ सीरम सोडियम एंड फॉस्फेट पोटेशियम लेवल, इसके अलावा एस्टिमेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये सब आपको डायग्नोस्टिकेशन में। इसके अलावा मेडिकल मैनेजमेंट क्या दे सकते हो हमारे को, हाइड्रोकोर्टिसोन का इंजेक्शन लगा सकते हो। इफ रिजॉल्विंग क्राइसिस सिचुएशन, रिजॉल्विंग क्राइसिस, आफ्टर रिजॉल्विंग क्राइसिस सिचुएशन, क्राइसिस जो सिचुएशन होती है उसको जब हम रिजॉल्व कर देते हैं तो ओरल ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड जो है पेशेंट को दिया जाता है। इफ आईवी फ्लूइड, अगर आईवी फ्लूइड जो होता है नॉर्मली मेंटेन होता है, देन उसको हमको क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन रखना है। आईवी ग्लूकोज टू मेंटेन द नॉर्मल ग्लूकोज लेवल, और नॉर्मल ग्लूकोज लेवल जो होता है उसको हमारे को मेडिकल मैनेजमेंट को करना है। देन इसके बाद में आ जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट। इसमें आ जाता है हमारा आईवी ग्लूकोज, आईवी फ्लूइड, सेफ कंफर्ट एनवायरनमेंट, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस ऑफ द पेशेंट देखना है। इसके अलावा कुछ अल्टर्ड होता है तो इमीडिएट को इन्फॉर्म करना है। स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज करना है, पेशेंट और उसके जो रिलेटिव्स वगैरह होते हैं उसका प्रोवाइड करना है। देन कौन सिंड्रोम आ जाता है, इसके अंदर क्या आ जाता है, एल्डोस्टेरोन का जो हार्मोन है वो ज्यादा सीक्रेट होता है, तो हम क्या कहते हैं, कौन सिंड्रोम कहते हैं। सबसे पहले इसके कोर्स की बात कर लेते हैं। एड्रिनल एडिनोमा हो सकता है इसके अंदर, और दूसरा क्या हो सकता है, बहुत दोनों तो एड्रिनल ग्लैंड होती है, का इनलार्जमेंट हो जाता है। 2/3 केसेस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं हम, क्या-क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलता है। मस्कुलर वीकनेस देखने को मिलता है। इसके अंदर 2 जो मेनली रिलेटेड होते हैं वो तो याद रख ही लेना, दैट इज हाइपरटेंशन एंड हाइपोकैलिमिया। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कैलिमिया एंड पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है। मस्कुलर वीकनेस होगा, मसल स्पाज्म होगा, हेडेक, टिंगलिंग सेंसेशन, यानी कि वो जैसे हमारे को पेर्स हो जाता है नहीं कहते वैसा। पॉलीडिप्सिया यानी थ्रस्ट ज्यादा लगेगी, यूरिन ज्यादा आएगा, पॉलीयूरिया जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा विजुअल डिस्टर्बेंस आपको पेशेंट में देखने को। देन इसके बाद में इसके डायग्नोसिस आ जाता है। सारे डायग्नोसिस हमने पढ़ रखे हैं। एल्डोस्टेरोन का लेवल चेक करना है, रेनिन लेवल चेक करना है, सीरम पोटेशियम पोटेशियम लेवल को चेक करना है, और हमारे को कैल्शियम का जो है पेशेंट के जो क्लिनिकल फीचर्स है उसको देखना है। देन इसके बाद में मेडिसिन, एंटीगोनियस, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, पोटेशियम सप्लीमेंट, और एंटी हाइपरटेंसिव। देन इसके बाद में हम देख लेते हैं सारे नर्सिंग सेम टू सेम है, इसमें कोई सा भी हमारे को नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट के लिए डॉक्टर ने कह दिया कि इसको एड्रेनलेक्टमी करवानी है तो सर्जिकल मैनेजमेंट परफॉर्म करना है। इसके अलावा एड्रेनलेक्टमी इसकी सर्जरी ऑफ मैनेजमेंट है। इसके अलावा हमारा क्या आ जाता है, इसके अंदर जो नर्सिंग केयर होती है वो क्या आ जाती है, प्रोप्रिएट जो प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव केयर पेशेंट को वो आपको देनी है। पांचवी हमारी जो डिजीज है वो क्या है, फियोक्रोमोसाइटोमा होती है, जो कि क्या हो जाती है हमारे फियोक्रोमोसाइटोमा का मतलब क्या हो जाती है, कैटाकोलामाइन नाम का जो मेनली एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन होती है वो क्या करती है, सिक्रेटिंग ट्यूमर फाउंड इन एड्रिनल मेड्यूला। मेड्यूला की जो एड्रिनल मेड्यूला होती है उसके अंदर ध्यान रखना दो पार्ट होते हैं, मेड्यूला और कॉर्टेक्स। ठीक है, बाहर वाले पार्ट को हम कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाले पार्ट को हम मेड्यूला कहते हैं। ठीक है, ये नाम पर्टिकुलर उस जगह का नहीं है, ये एक जगह को डिनोट करता है कि अंदर जो इंटीरियर पार्ट होता है उसको वो कहते हैं एक्सटीरियर पार्ट को हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। केटाकोलामाइन नाम के जो सिक्रेशन है वो होता है, जिससे क्या हो सकता है, नाम से हमारे को पता चल रहा है डिजीज वो है, कैंसर होगा। कैंसर होगा तो कैंसर होता है तो किस वजह से हो जाता है, सिक्रेटिंग ट्यूमर। ट्यूमर तो हो गई होगा ये, या फिर हम के अंदर आपको देखने को क्या-क्या मिल सकते हैं, इसके अंदर क्लिनिकल फीचर्स क्या-क्या हो सकते हैं पेशेंट के, हाइपरटेंशन हो गया, हेडेक हो गया, पाल्पिटेशन हुआ, नोज़िया, वोमिटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग, टेकीकार्डिया हो गया, वेट लॉस हो गया, नर्वसनेस हो गया, इरिटेबिलिटी हो गया, हाइपरकैल्सीमिया, ट्रेमर, ये सारे क्लिनिकल फीचर्स हमारे पेशेंट में देखने को मिलते हैं हमारे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ हमारे
पिंक नर्सिंग क्लासेस जो है हमारे लिए क्या लेके आया है, दो कोर्सेज लेके आया है, एएनएम जीएनएम का, जिसमें हमने प्रीवियसली बात कर ली। 2 साल का एएनएम का कोर्स है, 3 साल का जीएनएम का कोर्स है। एएनएम की फीस है 50,000 रुपए पर ईयर, और जीएनएम के 65,000 रुपए पर ईयर, है ना। इसके बाद डायग्नोसिस आ जाता है, एस्टिमेशन ऑफ सीरम कैटाकोलामाइन लेवल देखेंगे। एड्रिनल बायोप्सी करवा सकते हैं, बायोप्सी तो होगी क्योंकि अब कैंसर की कंडीशन आ गई है, कैंसरस कंडीशन है। ट्यूमरस कंडीशन में तो आपको बायोप्सी की जरूरत हो सकती है, जहाँ ट्यूमर वगैरह ऐसा कुछ हो ना, बायोप्सी डायग्नोसिस में डाल देने का। बाकी सीटी स्कैन डाल सकते हो आप, तो वो नंबर अच्छे मिलते, कॉपी भरनी है हमारी, और सब चीजें अच्छे से सीख के भी जानी है। ऐसा में क्या है, कॉपियां भरना है। देन ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो भी आपको डायग्नोस करवाना है पेशेंट का। लास्ट में हमारे को मैनेजमेंट है यूनिलैटरल और बायलैटरल एड्रेनलेक्टमी, यानी एक साइड की या दोनों साइड की एड्रेनल आपको चाहिए होगी। थैंक यू सो मच।